वाकई इसका जवाब, इसका हल दोनों ही बहुत ज़रूरी है और आज हम यही कोशिश कर रहे हैं। और इस कोशिश में, इसके हल में, इसके जवाब के लिए शहजाद कमर साहब हमारा साथ देंगे। आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं और आपसे बेहतर शख्सियत फिलहाल हमें लगी नहीं कि कोई इस बारे में बात कर सके। वेलकम टू नियादन, कैसे हैं? शुक्रिया, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। ये फरमाइएगा, ये इंतहाई तशवीशनाक फिगर्स हैं, फैक्चुअल फिगर्स हैं जो हमारे सामने हैं। मुझे समझाएं, हमारे देखने वालों को समझाएं, छोटे छोटे बच्चे ये क्यों सिगरेट नोशी की तरफ जा रहे हैं? देखिए, बच्चों के अंदर कॉपीइंग की सलाहियत वैसे ही एक नेचुरल सलाहियत होती है और बच्चे जो कुछ भी अपने इर्द गिर्द इस वक्त देख रहे हैं उसके नतीजे में वो ये कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे माशरे में बच्चों के इर्द गिर्द जहाँ जहाँ भी वो देख रहे हैं वहाँ पर सिगरेट नोशी बढ़ गई है। चूँकि घर में बढ़ गई है, टीवी जो बच्चा देख रहा है वहाँ बढ़ गई है, उसके स्कूल में वो अपने वहाँ पे स्कूल में टीचर्स को समटाइम देखता है, मुलाजमीन को देखता है, बच्चा वैन में बैठा हुआ, वैन ड्राइवर वहाँ पे स्मोकिंग कर रहा है। इस सब के नतीजे के अंदर जब बच्चा देखेगा तो उसके अंदर इस बात की तरफ वो बढ़ेगा कि वो भी सिगरेट नोशी की तरफ जा सके। सिर्फ यही नहीं है कि वो देख रहा है, उसको वो आसानी से मिल भी रही है। जी बिल्कुल, ये एक अलहदा पहलू है और ये भी तशवीश की बात है। जी बिल्कुल। सबसे सस्ता इस वक्त जो है ना, अगर हम कहें कि सिगरेट यहाँ पे खुला मिल जाता है, श्रीलंका के अंदर उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि खुला सिगरेट तो मिलता ही नहीं है और फिर बहुत ही महंगा कर दिया। हिंदुस्तान के अंदर आने वाले हर ड्रामे के अंदर, हर वीडियो के अंदर अब लिखा आने लगा है कि सिगरेट नोशी जो है वो नुकसानदेह है। जबकि पाकिस्तान के अंदर बच्चे यूनिफॉर्म में भी होते हैं तो वहाँ पे इनको दुकानदार जो होते हैं अपने थोड़े से पैसे की खातिर उन बच्चों को यूनिफॉर्म में बच्चों को दे देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसमें एक अच्छा फ़ैसला लिया था। उन्होंने ये कहा था कि जितने भी स्कूल्स कॉलेजेस हैं ये स्मोक फ्री जोन है और इनके इर्द गिर्द जो है ना बिल्कुल भी सिगरेट नोशी, सिगरेट की सेलिंग अलाउ नहीं होनी चाहिए। सही। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि पहले अगर बच्चा जा रहा है दुकान पे, वो ले रहा है टॉफ़ी या बबल या लॉलीपॉप, अब वो जा रहा है तो वो सिगरेट भी साथ ले रहा है और दुकानदार एक तो जिम्मेदार है जो अंडर एज बच्चों को सिगरेट प्रोवाइड कर रहे हैं। पेरेंट्स कितना जिम्मेदार हैं? जब बच्चा घर आ रहा है वो किस तरह लोकेट कर सकते हैं कि यार नहीं, कोई गड़बड़ है, इसने सिगरेट पी है? जी बिल्कुल। देखिए, माँ है ना, माँ बच्चे के कपड़े धो रही हैं, माँ बच्चे से बात कर रही हैं, अब बाप बच्चे करीब आ रहा है। हमारी सोसाइटी में बाहर हम इकट्ठे होते हैं, करीब बैठते हैं, अगर उसके बालों में से स्मेल आ जाती है स्मोक की, उसके कपड़ों में से स्मेल आ रही है तो माँ को चाहिए कि वो इस बात को बाप के साथ शेयर करें। बाप के साथ शेयर नहीं कर सकते, माँ बहनें ये सब आपस में शेयर करें। बच्चे मोहब्बत करते हैं माँ से, बहनों से। तो घर के अंदर जो हमारे एक ऐसे फैक्टर्स हैं, ऐसे लोग हैं जो समझा सकते हैं, उनको चाहिए कि इसको फौरी तौर के ऊपर, इससे पहले कि देर हो जाए, क्योंकि स्मोकिंग आगे चल के नशे की तरफ ले जाएगी। और उस चेन को ब्रेक करें। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई शख्स उसको सिगरेट दे रहा है या किसी दुकान से वो ले रहा है, ये लोकेट करें, उस चेन को ब्रेक करें, इससे सबसे पहले मसला हल हो जाएगा। और क्या स्टेप्स हैं जो पेरेंट्स उठाएं फौरी तौर पर? क्योंकि 5 साल का बच्चा अगर सिगरेट पी रहा है, ये सोच के इंसान परेशान हो जाता है कि 5 साल का बच्चा की नाकामी है। अव्वलन तो ऐसे ही लगता है। ऐसा ही है। देखिए, थोड़ा सा तो मुझे खैर इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में भी बहुत ज़्यादा मैं कंफर्म नहीं हूँ कि 5 साल का बच्चा सिगरेट पी रहा होगा। हाँ, इतनी छोटी उम्र में जहाँ सिगरेट पिया जा रहा है, फिर वो जो पॉवर्टी लाइन के नीचे लोग होते हैं वहाँ पिया जा रहा होता है, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिलीज़ में इतने छोटे बच्चे नहीं पी होते हैं। मगर ये डाटा जो है इस पर किसी हद तक सदाकत भी है, स्कूल्स का भी बड़ा रोल है। हमें स्कूल्स के अंदर बच्चों, जब हम हेल्दी फूड और जंक फूड के बारे में बता रहे होते हैं, वहाँ पे हम बच्चों को बताएंगे वो कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपके नुकसानदेह होती हैं। अभी तक हम बच्चों को ना बहुत छोटा सा बेबी समझ के सिर्फ वही वाली बातें कर रहे हैं कि जी आपने ये नहीं खाना, आपने जो है ना यूँ। लेकिन अब इस वक्त जो मसाइल सामने आ रहे हैं, हमें इसके लिहाज से अपने निसाब में तब्दीली करनी होगी। स्कूल्स के अंदर जो चैलेंजेस आज के हैं, या जो चैलेंजेस हमें आज से 10 साल के बाद नज़र आ रहे हैं, हम बड़ों को, टीचर्स को, उनको चाहिए आज इस पे बात करना शुरू करें। पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी है कि घर के अंदर स्मोकिंग ना करें। ख़ासतौर फादर्स की ज़िम्मेदारी है कि जब आप खुद स्मोकिंग कर रहे होंगे, बच्चे को कैसे रोकेंगे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद पहले चीनी छोड़ी थी ना, फिर उसका उन्होंने बच्चे को भी रोका था। फादर जब खुद स्मोकिंग कर रहे हैं, मुसलसल कर रहे हैं, तो बच्चा भी ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि ज़ाहिर है उसे रोकने वाला कोई नहीं है ना, जो रोकने वाला वो खुद पी रहा है। वो खुद पी रहा है। अच्छा, इसमें आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि इसमें स्कूल्स देखें, पेरेंट टीचर मीटिंग्स होती हैं और उसमें ये भी हो सकता है कि स्कूल इंतज़ामिया नहीं पेरेंट्स को बताए, पेरेंट्स भी स्कूल इंतज़ामिया को इन्वॉल्व रखें, वो भी बताएं कि हमको ऐसा डाउट हुआ है। जी, ये दो हाथ से काम चलेगा। जी, दो तरफा करना पड़ेगा। एक साथ साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि स्कूल्स के अंदर जितने भी लोग मुताल्लिक हैं, टीचर्स हैं, चलें टीचर्स के बारे में रेशो कम है, मगर जो आपके यहाँ एम्प्लॉईज़ हैं, जो आपके वैन ड्राइवर हैं, जो आपके अंदर वहाँ पे पियन्स हैं, आपको इन सबको देखना पड़ेगा। आमतौर पर हम इन पर तवज्जो नहीं देते। सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बाहर खड़े स्मोकिंग कर रहे हैं या बाकी अमला स्मोकिंग कर रहा है, स्कूल
उनको कहते हैं जी हम ये ऐसे ही लोग हैं, नहीं, बच्चा देख रहा है, जो कुछ वो देख रहा है उसकी शख्सियत का हिस्सा बन रहा है। अच्छा, अब हमें ज़रा बताइए उन बच्चों के बारे में कि जिनको स्कूल का दर देखना नसीब नहीं होता, वो बच्चे जो काम कर रहे हैं मासूम, वो बच्चे जो गदागरी कर रहे हैं, वो क्या सोचे, वो क्या करें। ऐसे बच्चे के लिए अपना फ़र्ज़ कौन निभाए कि इस बच्चे को, ये जो 5 साल का बच्चा है और ये इसको बहुत इजीली सिगरेट मिल जाती है उस बच्चे की निस्बत जिसके माँ बाप सर पे हैं, उसके लिए क्या हो सकता है? देखिए, सिगरेट के साथ जो हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट्स पाए जाते हैं हमें उनको ब्रेक करना पड़ेगा। मतलब पहला कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आप टेंशन में तो आप सिगरेट पी लीजिए, जिसका कोई हकीकत से ताल्लुक़ नहीं है। आप जो है ना बहुत ज़्यादा आपको खाना हज़म नहीं हो रहा, आप सिगरेट पी लीजिए, जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हमें सोसाइटी में ऐसे बच्चों के लिए ख़ास तौर के ऊपर पहली बात तो कानून को 18 ईयर्स से नीचे वैसे कानून पास हो चुका है कि आपने सिगरेट्स में सेल नहीं करनी है, तो हमें इसके अंदर पुलिस को भी देखना चाहिए, पूरी सोसाइटी को एक वॉच डॉग बन जानी चाहिए। हमें देखना चाहिए कि ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम दुकानदार के जो छोटे बच्चों को सिगरेट को सेल कर रहे हैं, हमें चाहिए कि हम जाके उनको समझाएं, सख्ती से काम भी लें। एक वक्त था कि हमारी सोसाइटी के अंदर, गली के अंदर जो लोग बैठे होते थे, बुजुर्ग फारिग बैठे होते थे, वो इन तमाम बातों पर नज़र रखते थे। तो हमें चाहिए कि अगर हमने इसको नहीं रोका, अगर हमने उन बच्चों को नहीं रोका, तो खुदा न खास्ता उनके नतीजे में आइंदा फिर हमारे घरों में पहुंच जाएगा। लिहाजा हमें ज़रूरत है कि अपनी सोसाइटी में जहां देखें, क्योंकि बच्चे सबके साझे बच्चे सबके साझे हैं, तो जिस तरह से हम अपने बच्चों के जूते चेक करते हैं, कपड़े चेक करते हैं, नेल्स चेक करते हैं, बाल चेक करते हैं, हमें वैसे ये भी चेक करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। इस सिलसिले में आप बात कर रहे थे, मसला सिर्फ यही नहीं है डिस्करेज करें सिगरेट पीने के चलन को ही, मसला ये है कि फिर इसे हर लेवल पे करें, हर लेवल पर करें, गवर्नमेंट लेवल पर भी करें, क्योंकि कहा जाता है कि अगर सिगरेट बनाने वाली कंपनी है तो उससे एक स्टेट का सरबराह नहीं मिल सकता, ये एक भी कानून में है। बट एक मुलाकात हुई, वज़ीर आज़म इमरान खान की मुलाकात हुई, कंपनी के रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात हुई और इस पर बहुत शोर मचाया जा रहा है। जो समाजी तंजीमें हैं वो बहुत हैरान है, वो कहती हैं ये मुलाकात बैनुल-अक़वामी उसूलों के मनाफी है। समाजी तंजीम जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, टोबैको फ्री किड्स, इस्लामाबाद को स्मोक फ्री बनाने का आज़म भी रखती है। आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। वजीर आजम ने सिगरेट बनाने वाली कंपनी के रीजनल डायरेक्टर से मुलाकात क्यों की? क्या सिगरेट बनाने वाली कंपनी से फंड्स की मद में रकम लेना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है? क्योंकि इस मामले ने सेहत से मुताल्लिक काम करने वाले समाजी कारकुनान को तशवीश का शिकार कर दिया है, जो इसे बैनुल अक़वामी उसूलों के मनाफी करार दे रहे हैं। टोबैको फ्री किड्स के नाम से सरगर्म इदारे का मौक़िफ़ है कि चेक की वसूली आलमी इदारे सेहत के तंबाकू की रोकथाम से मुताल्लिक फ्रेमवर्क कन्वेंशन FCTC के आर्टिकल 5(3) की खिलाफ वर्जी है, जो कहता है कि कोई भी हुकूमती नुमाइंदा ना किसी तंबाकू बेचने वाली कंपनी के ओहदेदार से मुलाकात कर सकता है और ना ही उनसे फंड वसूल कर सकता है। पाकिस्तान ने मई 2004 में FCTC पर दस्तखत किए थे। साथ ही ये समाजी इदारा इस्लामाबाद को स्मोक फ्री बनाने का अज़्म भी रखता है। और इस वक्त मलिक इमरान अब कंट्री मैनेजर हैं स्मोक फ्री किड्स के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आपसे बात हम करना चाह रहे थे इसी अहम मामले से मुताल्लिक कि वज़ीर आज़म ने तो मुलाकात कर ली टोबैको कंपनी के जिम्मेदारान से। क्या आपको ऐसा लगता है कि वज़ीर आज़म इस आर्टिकल के बारे में आगाह नहीं थे, उनको इस बारे में मालूम नहीं था जो FCTC की जानिब से था? जी बिल्कुल, अगर आप देखें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ये कमिट कर चुके हैं कि वो टोबैको के ख़िलाफ़ काम करेंगे। वो टोबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं और कैंसर के बारे में उनकी जो काविशें हैं वो सारी दुनिया के सामने हैं। उन्होंने कैंसर अस्पताल भी बनाए हैं और उनको अच्छी तरह मालूम है कि टोबैको नोशी जो है वो कैंसर काजिंग एक चीज़ है। तो असल मसला ये है कि उनको प्रॉपरली एडवाइज़ नहीं किया गया कि आपको टोबैको कंपनी से मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, या उनसे डोनेशन लेनी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए। जहाँ तक डोनेशन की बात है उस पर भी ज़्यादा एतराज़ नहीं किया जाता अगर ये वक्त को मद्देनज़र रखा जाता। ये टाइम इस वक्त ये है कि हुकूमत जो है वो बजट पेश करने जा रही है जिसमें ज़्यादा ये था कि टोबैको के ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, लेकिन जब इस मौके पर वज़ीर आज़म टोबैको कंपनी से मिलेगा तो जो टोबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं, हमारे जैसे लोग हैं, वो उनको यही एहसास होगा जैसे टोबैको लॉबी जो है वो वज़ीर आज़म को अप्रोच कर रही है और टैक्स के ऊपर जो है वो कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने का अंदेशा है। अच्छा मलिक इमरान साहब, ये फरमाइएगा, एक तरफ तो हम बहुत शोर सुन रहे हैं, मुमकिन तौर पर गुनाह टैक्स आयद किया जाएगा सिगरेट नोशी के ऊपर, तो आप इन दावों को, इन बातों को और जो हुकूमत का एक्शन है सिगरेट नोशी के खिलाफ, ये इसको दोनों को देख कैसे रहे? क्या हुकूमत इस सिलसिले में अपनी जिम्मेदारी अदा कर रही है?
जी, जहाँ तक ये हेल्थ लेवी का ताल्लुक है, जिसको ये गुनाह टैक्स भी कह रहे हैं लेकिन बेसिकली उसका नाम हेल्थ लेवी है, वो वज़ीर आज़म की अपनी ख्वाहिश भी थी और इस वक्त जब मुलाकात उन्होंने की तो अगेन अपनी ख्वाहिश का इज़हार किया। लेकिन असल मसला फिर वही है कि जब वज़ीर आज़म कुछ करना चाहते हैं तो हमारे कुछ इदारे ऐसे हैं जो वज़ीर आज़म को गलत गाइड करते हैं, वो उनको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं देते, उनको रॉन्ग फिगर कोट की जाती हैं, उनको मिसगाइड किया जाता है, जिससे वज़ीर आज़म थोड़ा सा अपनी फ़ैसलों में लचक पैदा कर लेते हैं। लेकिन अगर वज़ीर आज़म दूसरी तरफ जो टोबैको कंट्रोल एक्टिविस्ट हैं उनकी जो रिपोर्ट्स हैं, जो WHO की रिपोर्ट्स हैं, जो फाइनेंशियल मॉडल्स इस वक्त WHO पेश कर रहा है कि अगर हम प्रॉपर टैक्सेशन करें और हेल्थ लेवी लगाएं तो कम से कम 40 अरब का पाकिस्तान को फ़ायदा हो सकता है। जो इस वक्त रेवेन्यू है वो तकरीबन 90 अरब के इर्द गिर्द है, तो 40 अरब मज़ीद रेवेन्यू हो सकता है अगर हेल्थ लेवी लगाई जाए। और अगर सही तौर पे प्रॉपर टैक्सेशन की जाए तो जो करंट रेट है इससे भी ज़्यादा आपको 205 अरब रुपया इन 3 सालों में मिल सकता है। यानी अगर अगले 3 सालों में देखें तो 240 अरब करंट रेट में मिलेगा और 200 मज़ीद इजाफा हो सकता है अगर सही टैक्स लगाया जाए तो। अच्छा, अब हमें ये भी बता दीजिएगा, 2004 में FCTC और पाकिस्तान में मुआहदा हुआ था। हालिया मुलाकात में उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर दी गई। अब ये फरमाइएगा क्या होगा इस सिलसिले में FCTC की जानिब से? जैसे कि पहले बताया कि वज़ीर आज़म साहब को शायद मालूम भी नहीं होगा कि FCTC की कोई ऐसी शिक है जो इस सारे मामले को मना करती है और FCTC पाबंद करता है कि जो पार्टीज़ हैं उसकी वो किसी भी तरह का ताल्लुक टोबैको इंडस्ट्री के साथ ना रखें, स्पेशली जब कि पॉलिसी फॉर्मेशन हो। और क्योंकि ये वक्त ऐसा है कि बजट बन रहा है जो कि एक पॉलिसी इशू है, तो अगर टोबैको इंडस्ट्री से वो मिलेंगे तो आर्टिकल 5.3 की वायलेशन है। मुझे पक्की उम्मीद है कि अगर वज़ीर आज़म साहब को ये एहसास हो गया कि ये काम उनसे गलत करवाया गया है तो होपफुली वो इसको स्टेप बैक करेंगे। ये पैसे जो टोबैको इंडस्ट्री दे रही है, जो कि सिर्फ मेरे ख्याल में 50 लाख रुपया है, तो आप देखें 50 लाख वो दे रहे हैं और अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कौम का हर साल वो 32 अरब रुपया खा जाते हैं टैक्स ना देने की सूरत में। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कर रहा, ये अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उन्होंने भी किया है, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट है बाकायदा, नैब की रिपोर्ट है बाकायदा, सेनेट की स्पेशल कमेटी की रिपोर्ट है। ये सारी रिपोर्टें ये बताती हैं कि टोबैको इंडस्ट्री हमारा बहुत सारा पैसा खा रहे हैं और ये थोड़ा सा पैसा डोनेशन में दे के अपने आप को अच्छा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन जो ही वज़ीर आज़म साहब के पास पहुँचेगी वो इस स्टेप बैक करेंगे और ये पैसा टोबैको कंपनी को वापस करेंगे। मालिक इमरान साहब, आप कंट्री मैनेजर हैं स्मोक फ्री किड्स के, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ थे। तो डोनेशन देकर इस बात को धोया नहीं जा सकता कि आखिर आप लोग कर क्या रहे हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल को इसी तरह से नुकसान पहुंच रहा है। बच्चे, छोटे छोटे बच्चे सिगरेट नोशी की लत में मुब्तला होते जा रहे हैं, इनको इसकी इल्लत होती जा रही है। और अगर इस सब को कंट्रोल करना है तो फिर ऐसी मुलाकातें होनी नहीं चाहिए हैं। और अगर वज़ीर आज़म को इस बारे में अंदाज़ा होता, उनके इल्म में होता, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। कहने वालों को तो ऐसा भी लगता है। नहीं खान साहब, लेकिन देखें फिटनेस जो हम देखते हैं ना, उनकी तो ये लगता है कि ही इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, हेल्थ कंसर्न उनके अच्छे होते हैं। तो हम आगे चल के आज जरा फिटनेस की बात भी तसल्ली के साथ करते हैं। हाँ, पक्की बात है। सिगरेट नोशी तो बुरी होती है, फिटनेस बहुत अच्छी होती है। आपने अब तक सुना होगा दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। मैं कहता हूँ आपके बैली के फैट्स आंसुओं में बह गए। जी, लेकिन उसके लिए भी टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग एक वक्त मुकर्रर है, शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अगर आप रोएंगे तो आपका वजन कम होगा। ये रिसर्च हुई है, मैं ये रिसर्च पढ़ के परेशान हो गया, ये वजन कम करने का कौन सा तरीका। एनीवेज रिपोर्ट देखिए। आंसू बहाएं, वजन घटाएं,
क्योंकि तहकीक से पता चला है कि रोने से वजन कम होता है, जिसके लिए बेहतरीन वक्त रात 7 से 10 बजे तक है। जी हाँ, साइंसदानों ने इंकशाफ किया है कि एक आम शख्स 70 लीटर से ज्यादा आंसू बहाता है। खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट से पता चला कि कुछ लोग तो रो पीट कर अपने दिल का बोझ हल्का कर लेते हैं, ताहम कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रोने पर शर्मिंदगी या इसे अपनी कमजोरी समझकर छुपाने की कोशिश करते हैं, ताहम उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। साइंसदानों के मुताबिक जो लोग रोते रहते हैं उनका वजन कम होता है। देखा करण, मुफ्त में वजन कम हो रहा है ऑन पेपर ही हो रहा है। मुझे लग रहा है चल करके देखते हैं, आज आप भी रोया नहीं, मुझे जरूरत नहीं है वजन कम करने की। और मैं मेकअप में बिल्कुल नहीं रोना चाहती। हाँ। और भी कंसर्न्स है। यस, बट एनीवेज बॉटम लाइन है कि सबको हेल्दी रहना है जनाब। सिगरेट छोड़ के हेल्दी रहना है, चाहे थोड़ा सा रो के हेल्दी रहना है, चाहे थोड़े से पैसे खर्च करके हेल्दी रहना है। वैसे पैसे खर्च करना जरूरी नहीं है, वक्त निकालना जरूरी है। थोड़ा सा वक्त निकालें, जिस्म को चुस्त रखें और यानी जहन भी आपका एक्टिव रहेगा। थोड़ी सी आपने करनी है एक्सरसाइज, तो आज नया दिन आपको कराएगा एक्सरसाइज, तो तैयार हो जाए। एक्सरसाइज बताएं फिर, तो मैं नहीं बताऊंगा ना, अगर मैंने बताया ना एक्सरसाइज तो लोग कहेंगे आप नहीं करता। एनीवेज वी हैव दानिश एंड सभी जो कि आज हमें बताएंगे कि एक्सरसाइज ये कौन सी टेक्निक फॉलो करते हैं, जिमिंग, बूट कैंप या कोई और डाइट प्लान, व्हाट या ये ना ये कह रहे हैं सब कुछ करते हैं। क्या करते हैं बताएं। So we run a gym. We're starting a gym called Carbon Fitness. Okay. Carbon. Yeah, Carbon. So it's a new plex, and we're going to be starting our classes after Ramzan. Why Carbon? Why not calcium? Because Carbon is actually, there's a long story behind it. Next show, next time. Okay. But this is Sabi. He's a bodybuilding champion, a district champion. I'm a runner-up physique champion. We started a gym. मेरे लिए दोनों ही चैंपियन हैं, नजर आ रहे हैं। So our facility is based on 3 floors. हमारे पास cardio है, then we have the gym. और फिर हमारे पास क्लासेस के लिए स्पेस है। So overall we have 11,000 square feet. Wow. उसमें क्लासेस में we are offering Zumba, we are offering boot camps, we are offering yoga classes. So there are a couple of जिम classes. फैसिलिटी के अंदर बूट कैंप हो रहा है। Boot camp. And the best part On is the rooftop, we have a boot camp happening. So that's later at night. But the facilities downstairs, we have classes. उसमें all sorts of classes. You can choose 12 classes a month, and you can mix and match spinning. You can have रूफटॉप And it's totally up हार्ड to you. सरफेस पे बूट कैंप हो रहा है। So we have like AstroTurf. Yeah. Very soft. Everything is designed carefully. I mean, we want everyone to be very injury free. And the best part ये is we बड़ा have जरूरी है। a spectacular view आपका सामने sea facing है, तीनों फ्लोर से। Yeah, so हवा भी आएगी। come to New Plex next time And it's and open join our here. gym. It's open. The classes are एक्सरसाइज वगैरह करने का Of मूड course. नहीं है आज, बिल्कुल भी नहीं है क्या? क्यों नहीं करेंगे? नहीं मुझे पसीना आ रहा है, सूख गया। पहले से करके आ रहे हैं वैसे, मगर दूसरी बात है थोड़ा सा हमको बताएं ना, हमारे साथ साथ बातें करते हैं और साथ साथ अगर ये मैट आ ही गया है तो इसका इस्तेमाल किया जाए। मैं वैसे खड़ा हो रहा हूँ, कतन को ये ना समझे कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ उनको। नहीं आ जाओ। So I'll demonstrate today. ओके, तो ये एक्सरसाइजेज आप लोग घर पे ये अभी आप एब्स की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एब्स की एक्सरसाइजेज दिखा रहे हैं। ओके, तो you're gonna hit 20 reps of this. Really 20? I do 5. No, you do 5. आप 4 एक्सरसाइजेज करें घर पे और 20 repetitions. और ये आपने करना है 15 मिनट्स के लिए। ठीक है। ये करनी आसान है, इसमें कोई एंगल का मसला नहीं। कोई एंगल का मसला नहीं है इसमें, कोई आपके So for the first one, straight to the ceiling. ओके, यानी जो घर बैठा आज फर्स्ट टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं उसके लिए भी So आसान है। chin up, ओके, shoulders flat. Okay. And you're gonna reach for the ceiling. That's for the solar plexus, upper abs. और whenever you're ये फिर contracting से your करके muscle, you're gonna दिखाइएगा, मैं inhale. मिस कर गई हूँ। क्या किया आपने? ओके, ठीक है। So make sure you're holding the muscle, right? पूरा range of motion. जिसके मसले है ना, जिसके मसाइल ही मसाइल हो इधर, वो क्या अगर करें? आप फर्स्ट के छोड़ना नहीं इसको, आपने keep holding it. ओके, अगर छोड़ेंगे तो राइट, तो ये तो हो गया। ठीक है। तो next 20 repetitions। 20 repetitions. That's the third exercise. मैं तो The 40 ये repetitions नमक आपके की तरह है, already हो चुके हैं. हस्बे जरूरत कर लें। and exhale. That's very important. सांस लेना Okay. बहुत important है. Okay, and if you want lower abs के लिए बता दें इनको, तो just easy ones, ठीक है? Bicycle crunches. ये भी इजी है, आपके लिए इजी है। नहीं, anyone can do it. Okay. बहुत easy exercises हैं. तसल्ली दे रहे हो, ठीक है। सच बता रहे हो। अब लास्ट बिल्कुल। this one obliques के लिए, Obliques के लिए. heel taps, ठीक है? बहुत आसान है ये, but make sure you keep the muscle tight the whole time. Chin is up in the ceiling, and I'm breathing. तो आपने 4 exercises का set बनाना है, 20 repetitions करने हैं, इसको आप 15 minutes के लिए करें. अच्छा, ओके, so another one is plank, really important. Stability. Plank. Last one. Everyone's familiar with it. But इसका जो scene है, bottom को थोड़ा सा ऊपर छोड़ेंगे इस दफा, ठीक है? ताकि आपकी flexion पूरी हो. But you have to abdominal keep your core obliques tight. tight. Everything should be tight. You can squeeze your butt as well. But that's important too. Everything, legs should be engaged. Everything should be engaged. That's it for today, really. Huh?
कोई भी कर like to सकता show है। some more? कोई भी कर सकते हैं। और साथ साथ मुझे बताएं कि I'll show you बूट कैंप पे हम ये भी देखते हैं कि इंजरी हो जाती है, क्योंकि जाहिर है आपने नॉर्मली अगर जिम नहीं किया और आप एकदम आपने ज्वाइन किया 30 डेज प्लान, आप गए दूसरा दिन ही आपकी इंजरी हो गई। इसमें ये होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं योगा स्ट्रेचेस से। ओके, योगा स्ट्रेच, योगा स्ट्रेचेस। ओके, तो उसमें मैं आपको 4 वेरिएशंस दिखा देता हूं। ओके, यू गोट टू जॉइन योर फीट टुगेदर, इनहेल, हैंड्स अप इन द एयर। अगर आप यहाँ खड़े हो जाएं इस तरफ ताकि वो कैमरे पे, या ठीक है। फिर यू गोना एक्सहेल, ड्रॉप डाउन, फोल्ड फ्रॉम हिप्स, हेड रिलैक्स, नेक रिलैक्स्ड, ताकि आपके हैमस्ट्रिंग भी स्ट्रेच हो, आपकी लोअर बैक भी स्ट्रेच हो। यू गोना ट्राई टचिंग योर टोज। I would like to add also, when you're doing this, you can see Sabi is not bounce नहीं कर रहे। ये अक्सर मैंने देखा है, slowly. you just hold it। ठीक है। और लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने नीज बेंड कर देते हैं सही। इस पोस्चर में। That's okay if you're starting out। थोड़ा सा बेंड हो जाता है, it's okay, but don't go too far। इसका मतलब ये दर्द हो। ठीक है, हर चीज में दर्द नहीं होना चाहिए। Slowly but surely, everything। ये 2 स्ट्रेचेस हो गए, then you're gonna lie down on your mat and the cobra facing dog। इसमें लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपने शोल्डर्स उठा लेते हैं और hips shoulders ज़्यादा ज़्यादा उठाते हैं। So don't, hips shouldn't go up too much। ओके, They should stay on the floor and then just as much as you very can go- very good for your lower back also। इसको elbows पे दिखा। and then downward facing dog। अगर ये इस करते तरह हुए की flow किसी से हम को start करते हैं, we do पेन good- स्टार्ट हो good जाए तो 10 क्या वो minutes रुक stretching। जाए या वो करता रहे? नहीं, of course। किसी भी क्योंकि चीज में अक्सर दर्द जिम आप जाते हैं तो दूसरे दिन तो आपके बाजू ही नहीं उठ रहे होते, दर्द इतनी हो नहीं, जाती तो है। उसमें नहीं, बड़ा we do ज़्यादा proper cool downs और आपको डाइट बताते हैं सब, you know take you all the way सेशन हो through। गए तो वापस आ जाते हैं। Of course। Thank you। मैं तो चाह रही थी एक आधा कुछ और आप मुझे थोड़ा सा आप बता बताएंगे दें। दोबारा चले जाएंगे, वो देयर हाँ, सो sure, एक्टिव why not? एक्चुअली। हाँ, कुछ और सॉरी मैं तो ये जानना चाह रही थी कि जो पेयर शेप्ड हो जाते हैं लेडीज, अच्छा जी, shoulders rounded। हाँ, So that's a good one। बाकायदा यूं बिल्कुल Round हो जाता है। इसका जो सारी अच्छी नहीं लगती फिर पहनने में। उसके हिसाब से बताइए। फॉर योर टायर द बेस्ट एक्सरसाइजेस के आप दिन में टारगेट बनाएं अपना एक 400 रेपिटेशंस आपने करने किक्स के, फ्रंट किक्स। ओके, प्लीज प्लीज तो कहीं पे भी आप जाके एक एंड से होल्ड कर लें और आपने क्रंच करना है ओके, दीवार के साथ भी हो सकता है ये? कहीं पे भी Okay. तो यू गोना टारगेट 400 रेपिटेशंस एक दफा में नहीं करें, जब भी आपको टाइम मिले। जिस तरह आप ऑफिस में बैठे हुए हैं, आपको ब्रेक मिल रही है तो आपने 25 रेप्स ईच लेग कर लिए, पूरे दिन का टारगेट आपका 400 रेपिटेशन। और ये आप जो है ना वो हांडी चढ़ा के भी कर सकते हैं और ड्रामा देखते हुए भी कर सकते हैं। ये आपके ये अपने ladies के लिए अच्छा हो गया। मेरे ख्याल से ये नहीं होगा मुझे। ये नहीं हो पाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा। नहीं करना लोग पड़ेगा मोटे हो इससे। जाएंगे फिर क्या फायदा। डाइट में देखें लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को वो ले जाते हैं। इसमें आपने सिर्फ अपने थोड़े से कार्बोहाइड्रेट्स कम करने हैं एंड यू गोना ट्राई हैविंग मोर प्रोटीन। ओके, चावल कम कर दें, थोड़े रोटी कम कर दें, बहुत स्ट्रिक्ट आपको डाइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है। हल्का फुल्का कर लें। हल्का फुल्का, और बस। अब रमजान में व्हाट्स द बेस्ट टाइम टू गो फॉर जिम और एक्सरसाइज? पर्सनली आई वुड से बिफोर अफ्तारी। ओके, बिफोर अफ्तारी आप It's debatable। इट्स अ बिट Because I think also energy levels जो होते हैं, you have to check them। zoned out हो रही होती है। नहीं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इफ्तार से पहले नजर ही नहीं आता कुछ। कौन हो तुम? फर्स्ट वीक आपको टफ लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरा रमजान आप आराम से निकाल लेंगे। पहला हफ्ता टफ है ओके, क्योंकि आप फिर फौरन जाके अफ्तारी करें और फिर आप रिलैक्स तो करें। दानिश इसको लेकिन फास्टिंग कार्डियो कहलाता है। सही है, तो you do non fasting। आपको क्या लगता है किस वक्त करना चाहिए? I think post afterward After iftar? जी, जी, बिल्कुल। एक घंटे Because- बाद? जी, because आपकी जो ATP storage होती है, mitochondria, it releases through carbohydrates and fat। यस, वो एनर्जी प्रोवाइड करती है बॉडी को। और ये जो इफ्तारी के बाद नींद का दौरा पड़ता है उसका क्या? भगाएं उसको। उसको फिर सो के फिर उठ के करें और उसको बाद में सो जाए, फिर बेहतर है रात को सो जाए, फिर wake up again for सहरी। ठीक और है। कितनी देर करें रमजान में भी टाइम उतना ही रखें जितना आप नॉर्मल डे में 20 करते हैं? मिनट्स इज गुड एनफ। I think 20 20 मिनट्स मिनट्स Fasting में एक्सरसाइज 20 ये तो निकालना मुश्किल नहीं है। 20 मिनट, बिल्कुल। और अगर पोस्ट करें तो 30 minutes is good। और उससे पहले ये आपने योगा स्ट्रेच Stretches, always stretches। हाँ, Okay. और I would उसके say बाद stretches even after after exercise। If you regular with your stretches, अगर फिर बाद में कर लें, Okay. before cool down, या तो split कर लें, starting and beginning, 5 minutes stretch। और क्योंकि रमजान ही की बात हम करें तो बाद में अपने बहुत ज्यादा अपने आप को हाइड्रेट रखना होता है, तो Of एक्सरसाइज course। करते करते पानी पी रहे तो मसला है? वो मसला नहीं है। कोई मसला नहीं है, लेकिन लोग करते क्या है ना, सिप करना है, ये नहीं पूरा वो ग्लास भर के अफ्तारी पीना शुरू में कर पूरे देते पूरे जग चढ़ा लेते हैं, उसके बाद दे कैन नॉट गो लाल शरबत। तो ये भी दोनों चीज़ हो सकती हैं। क्या करूँ उसको? लेकिन फिर जिस तरह दानिश ने कहा कि आप एक्सरसाइज अगर अफ्तारी के बाद करते हैं, देन आप बहुत हेफ्टी अफ्तारी नहीं करें। 2-3 खजूरें खाएं, 1 गिलास पानी पिएं, यू गो हैव योर वर्कआउट, उसके बाद आप जाके घर में आराम से डिनर करें। ओके, अच्छा मुझे इतना बूट कैंप में जो जैसे हम इंजरी की पहले बात कर रहे थे, तो कुछ एक्सरसाइज अगर आप हम बूट कैंप की बता दें जिससे आपको लगता है इंजरी नहीं होगी, स्पेशली जॉइंट के हवाले से। जिनको इश्यूज होते हैं, हम पहले ही अपने क्लाइंट से पूछ लेते हैं कि भाई आपको लोअर बैक इश्यूज हैं, आपको नी इश्यूज हैं, आपको इश्यूज क्या हैं, और फिर लेट्स से एक वेरिएशन है जंपिंग जैक्स की।
ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है। तो ये करते हुए यूजुअली आपको नी पे जोर आता है, तो हम उनको क्या बताएंगे कि जी आपने उसको ऑल्टर Easy variations. तो वो हम साथ साथ उनको बताते हैं, अपने जो हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो वो उस चीज़ को अप्लाई कर लेते हैं इजीली। But it's not only that overweight people have to do this. Once you are done and tired, इसका मतलब ना अपने को मार दो। ठीक है, इसको make it the easy version. मगर complete your repetitions को पूरे कर ले। So it's always a good thing to know both of the variations. और नॉर्मली अगर बूट कैंप है तो वो शाम का वक्त ही बेहतर है, दिन की रोशनी में काम करेंगे। Even morning is good. Morning, anytime. I think anytime should be. Anytime. Anythime work. इतनी गर्मी में दोपहर 2 बजे नहीं, चलेगा। टाइम को हिसाब से मगर indoors कर ले, that's good. Indoors कर ले. Outdoors is better, but अगर it's very आप बहुत ही रोशनी- काहिल हैं अगर तो ठीक है। ज्यादा बेहतर क्या है ये बूट कैंप और जिम? So best thing Depends is on to the do goal. if you're doing a weight loss program to boot camp. Okay. Join the boot camp for 1 month, 1 महीने के लिए होता है वो. हो जाता है 30 दिन में वजन Easy कम? हो जाता है, काफी कम हो जाता है. मेरा मगर सवाल ये इसका नहीं मतलब नहीं है, आप मेरा सवाल ये वो कितने दिनों के लिए कम होता है? It's a lifestyle. It's very unfortunate अभी जो आप लोग बात कर रहे थे जी. ये जो सिगरेट आजकल बच्चों में हो रही है, लेकिन मैं ये भी देखता हूँ साथ साथ कि आजकल स्टूडेंट्स जो हैं वो जिम में बहुत आ रहे हैं। यस जी. और लेकिन उनके गोल्स डिफरेंट होते हैं, उनको थोड़े बहुत मसल्स बनाने होते हैं। उन्हें थॉर बनना होता है। थॉट बनना होता है मगर वो आके फिर छोड़ देते सिगरेट अक्सर तो because it's so difficult to lift. तो ये तो जबरदस्त हो गया, सिगरेट छोड़नी है तो जिम ज्वाइन आप gym करें। join Please join Carbon Fitness. I mean, Newplex में खुल रहा है and it's going to be Okay. it's going to be 12 classes a month. आप ग्रेट join ग्रेट, करें. थैंक यू दानिश, थैंक यू सभी। और अब आपने वाकई फिटनेस का ख्याल रखना है। सिगरेट अगर कोई पीता है या किसी को लगता है कोई पी रहा है, उसको जबरदस्ती पकड़ें और जिम लेकर जाएं, बस। बूट कैंप में लेकर जाएं। तो ब्रेक लेते हैं। जबरदस्त। तो ही इज ईशान साले, ही फ्रॉम सखर, बिजनेस ग्रेजुएट हैं। तो ये मार्केटिंग की जॉब के साथ साथ म्यूजिक का शौक रखते हैं। तो ये म्यूजिक का शौक रखना क्या इतना आसान है विद जॉब? तो ईशान से ही बात करेंगे। बड़ा अच्छा इन्होंने गाने का आगाज कर दिया। ऐसा नहीं कि यही सुना है, एक ही तो सुना चाह रहे थे था आप इसको और भी थोड़ा सा और हाँ, मैं घुमा वैसे दें। हैरान हुआ कि आपने कंजूसी की है यार। आई जस्ट थॉट के स्टार्ट लेते हैं। चलें सही है। पहले ये बताएं कि ये कितना मुश्किल है जॉब के साथ साथ इस शौक को कंटिन्यू करना? वो डिपेंड करता है आपके बॉस के ऊपर। रीजन इज कि यू वर्क फॉर दी योर बॉस, नॉट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। और मेरी बॉस माशाल्लाह से इतनी बहुत अच्छी सच्चे है। हैं यार आप तो। सर क्या करें। तो वो माशाल्लाह से इतनी अच्छी और कन्विंसिंग औरत है। शी अंडरस्टैंड्स मी कि बच्चे ने करना क्या है। सो शी गिव्स मी टाइम कि अच्छा हो क्या और तो वैसे बड़ी अंडरस्टैंडिंग होती है। इट डिपेंड्स। गाना सुना ले भाई। इट डिपेंड्स। तो इट्स डिफिकल्ट, बट ये है कि आपने चीज़ें मैनेज करनी होती हैं विद योर। हमें मैनेज करना पड़ेगा। अब आपको हमें कुछ सुनाएं यार। क्या सुनना चाहें? यार मैं तो चाह रहा हूँ कुछ अगर आप हमें सिंधी में पहले सुनाएं। हिंदी था वैसे और सुना।
तो रुकेंगे नहीं। मुझे ये बताएं कि ये तो आपने सुनाया मैदान फकीर का, लेकिन आपके अपने प्रोजेक्ट क्या हैं भाई? खुद कुछ लिख रहे हैं? कुछ सर बिल्कुल लिख रहे हैं। कोई गाना आ रहा है आपका भी? इंशाल्लाह ऑन ईद उल अज़हा। नहीं, ये मैं तो कहता हूँ आज आ जाए। आज आ जाए। एक सुनाता हूँ, चलो मेरी सुनाइए। कंपोजिशन है। Okay, अभी अपनी कंपोजिशन है। यस, आई हैव रिटन एंड एवरीथिंग। उसके एक वर्ड्स है वो सुनाता हूँ। ओके। तो ये है कि दिस इज वन ऑफ माई सॉन्ग्स। ओके। और बहुत सारे गाने बनाए हैं, 4-5 बनाए, बट आई वांट के पीपल शुड वेट फॉर दैट। ठीक है। और दैट शुड बी किसने कलाम किसका, पोएट्री किसकी? वाओ, वाह वाह वाह। तो और क्या क्या लिख रहे हैं? कुछ अगर और भी हमें बताएं। तकरीबन लास्ट मंथ मैंने एक शायरी लिखी छोटी सी, अगर थोड़ा उसको सा कंपोज भी किया है। ओके। तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तू जो नहीं कुछ भी नहीं, तेरे बिना हम भी नहीं। तुम मेरे दिल में धड़कन जैसे, तुम ही बताओ भुलाऊं कैसे। वाह। ये जिंदगी है एक सपना जिसमें था तू बस अपना। ओए होए होए। तेरे बिना कैसे जिए और जीना यहाँ मरना लगे। ये किसके लिए है? सर कह दिया। अच्छा, आ ही गया। लगे हाथों वाइटल साइन का एतबार भी अगर थोड़ा सा हो जाए। एतबार मैं दिया सुनने प्लीज प्लीज। जब कोई प्यार से बुलाए। बिल्कुल बिल्कुल। इतनी प्यारी शायरी थी, अगर 2 शेर और सुना देते कुछ नहीं जाता आपका। कौन सा वाला? इसी का। क्या बात है। अच्छा, जब आप शायरी भी लिख रहे हैं, क्या कोई किताब लिखने का भी ऐसा इरादा? सर म्यूजिक इज ऑन अदर थिंग। अच्छा। और जॉब भी एक साइड पे, बट आई एम वेरी कीन टू लर्न समथिंग। ओके। सो आई हैव गॉन थ्रू दैट मेंटल स्टेट, आप जैसे एंजाइटी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं, दैट्स द टॉपिक जिस पे मेरे ख्याल से आजकल आर्टिस्ट दे टच दैट बट नॉट दैट मच। तो आई एम राइटिंग अ बुक, बेसिकली इट्स अ मोटिवेशनल बुक। ओके। और उसका नाम है ट्रायम्फ ओवर टर्बुलेंस। ओके, ट्रायम्फ ओवर टर्बुलेंस। ये अपनी किताब के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। और ना ये चालाकियाँ नहीं चलेंगी। Okay. बॉस अच्छी हैं तो मैं गाना भी गा लेता हूँ, बॉस अच्छी हैं तो मैं किताब भी लिख लेता हूँ। नहीं। Okay. वो सीक्रेट बताइए जिसके तहत आप ये सारी चीजें अच्छी तरह से कर पा रहे हैं। खुद को जवाब देना इस दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। मैंने जो सीखा है जिंदगी, आई बिलोंग टू वेरी हम्बल फैमिली, लाइक यू गाइस नो, आई एम फ्रॉम सक्खर। So what I believe, if you want to be successful in your life and you don't have anything in your hand, one thing you should have, that's confidence. जब आपके पास confidence है, you can do anything, you can end. और जो भूख होती है ना, वो सब कुछ सिखा देती है। ये भी करना है, वो भी करना है। So I have seen that. So I was just telling you about the failures, that mental state, ये सारी चीज़ों से मैं गुजरा हूँ।
सो आई जस्ट थॉट कि कोई एक किताब आनी चाहिए जिसमें कुरानिक रेफरेंसेस हों, बड़ी पर्सनालिटीज़ थी, बड़े ऐसे कहते हैं कि साइंटिस्ट थे, they went through this tough condition that we call anxiety, depression. How they coped it up, what Quran says about that, and that's a book, Triumph Over Turbulence. जब बुरा वक्त आ जाए आपके ऊपर, how you have to face that. और कब आ रही है बुक? Sir, inshallah next year, because it's thorough research and I'm just in the way of that. और इस साल म्यूजिक, नेक्स्ट साल किताब. क्या बात है, बड़ा. जब किताब की रूनुमाई होगी, तकरीब का एहतमाम होगा, किनको बुलाया जाएगा? आप किसी को चाहेंगे ना कि मैं उनको बुलाऊंगा जो इस चीज से गुजरते हैं. आई वोंट बी गोइंग फॉर सम सेलिब्रिटीज लॉन्च एंड ऑल. बहुत सारे लोग हैं, दे आर लाइक इनटू एंजाइटी, दे डोंट नो कि उस चीज से कैसे गुजर रहे हैं. पहली बात तो ये, व्हाट आई बिलीव इज 3-4 सालों में यू कैन नॉट किल एंजाइटी, यू कैन नॉट किल स्ट्रेस, यू कैन लेसन दैट, उसे कम कर सकते. तो असद उमर को बुला लीजिएगा, वो वैसे कहते हैं परेशानी में म्यूजिक सुनते हैं. आप भी ये तो नहीं करते? नहीं. लेकिन हम आई जस्ट एंजॉय द पेन. ओके, कोई चीज सिचुएशन में आ रहे हो, किसी चीज से गुजर रहे हो, आप जस्ट एंजॉय दैट. ओके, ट्राई टू लेसन दैट. हाउ दर्द को कोई कैसे, दर्द के लिए तो लोग कहते हैं झेलना पड़ता है. से फॉर एग्जांपल यू आर ओवरथिंकिंग कि भाई ये ना हो जाए, वो ना हो जाए. रिसर्च कहती है 98% चीजें होती नहीं है जिसके लिए आप परेशान होते हो. तो उसके लिए भी एक दिमाग चाहिए जो आपको अंदर से बताए कि नहीं भाई ना सोच इतना, और उन चीज़ों पे सोच जो काम आएंगी. लाइक आई फोकस ऑन म्यूजिक. खानदान में कोई बंदा म्यूजिक नहीं करता. आई स्टार्टेड डूइंग दैट. जितना अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की तरफ से ही है, मैं नहीं कहूँगा कि इसमें मेरे एफर्ट्स हैं. आई एम द मोस्ट एजुकेटेड गाय इन माई फैमिली. तो इन चीज़ों पे लग जाएं यार, अच्छी चीज़ों पे लग जाएं. ओके, अब 1 मिनट रह गया. आपकी मर्जी का गाना या हमारी मर्जी का? दम हमदम हो जाए तो क्या ही बात है. दम ब्रेक इसी के साथ होगा. गाना आप भी सुनिए, हम भी सुनते हैं. इसी किताब से मुतालिक मजीद बात करेंगे. वजाहत सईद खान हमें ज्वाइन करें. आपने बहुत मदद की शाहिद अफरीदी की इस किताब को मुरतब करने में. वेलकम नादिन. जानना चाह रहे हैं आपसे कि लाला ऑन स्क्रीन और ग्राउंड यहाँ पर तो बहुत एग्रेसिव दिखाई देते हैं, आम जिंदगी में कैसे हैं? आपका तज्जिया क्या है उनके हवाले से? अस्सलाम वालेकुम. लाला आम जिंदगी में भी वैसे हैं जैसे वो ग्राउंड में हैं. इमोशनल हैं और चार्ज्ड अप हैं और काफी ही इज अ टफ मैन टू इंटरव्यू. मुश्किल है लाला को एक जगह टिका के बिठाना और लाला के साथ कई घंटों तक रिकॉर्डेड नोट्स लेना और इंटरव्यू करना. बट ये हमारी किताब का अहम एक हिस्सा था. 2-2.5 साल से जो हम लिखते आ रहे हैं, एडिट करते आ रहे हैं, एक दूसरे को समझते आ रहे हैं. It's been difficult. He's a complicated man. But then again, he's Lala. And उन्हें अंडरस्टैंड करने का ये हिस्सा बहैसियत एक रिपोर्टर, एक बायोग्राफर जरूरी था. और उनकी भी मेरा ख्याल है मेरे लिए काफी उन्होंने सब्र का
उन्होंने सब्र का मुजाहरा किया, मैंने भी काफ़ी पेशेंस दिखाई, बट अल्टीमेटली हमारी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है। एंड लाला इज़ अ हेल ऑफ अ कैरेक्टर टू राइट अ बायोग्राफी ऑन, एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दिस कोलैबोरेशन। वजाहत साहब, अब तक तो हमने यही सुना है कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ, क्या शाहिद खान अफरीदी के साथ भी यही मामला है? क्योंकि हमने अब तक तो यही देखा पड़ा कि वो ख़वातीन से हाथ भी नहीं मिलाते, रिजर्व रहते हैं, इतने शर्मीले मिजाज के हैं वो? जी, लाला का ख़वातीन से हाथ ना मिलाना तो एक सिर्फ एक छोटा सा उनकी जो एक इनेट एक कंजर्वेटिज्म है, ऑफ कोर्स वो पश्तून हैं और मतलब अल्लाह वाला आदमी है, दीनी आदमी है। हाथ मिलाने से किसी का कंजर्वेटिज्म जज करना या किसी का कैरेक्टर जज करना मेरा ख्याल है गैर मुनासिब है। वो उसकी जब आप किताब पढ़ेंगे, जो मुझे उम्मीद है आप बिल्कुल स्टोर्स में जाके लें, आ गई है बहुत स्टोर्स में, ऑनलाइन ऑर्डर करें, दस्ती पढ़ें और शेयर करें कि उसमें क्या है, तो आपको समझ आ जाएगी कि मजहबी वो कितना है और दीन और दुनिया को साथ कैसे लेके चलता है और यारों का यार और दुश्मनों का दुश्मन उसे क्यों कहा जाता है। और इज इट ऑल अबाउट क्रिकेट या कुछ निजी जिंदगी से मुतालिक भी उसमें बात की हुई है, यानी कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, कोई अपना रिलेशनशिप से मुतालिक बात, ये भी है किताब का हिस्सा? हाँ जी, दिल फेंक तो हर नौजवान क्रिकेटर कुछ हद तक होता है, और लाला ने जो अपने पार्टी ईयर्स हैं उनको डिस्क्राइब किया है, बताया है, और उस पर जो डांटें पड़ी हैं कप्तानों से नाइट आउट करने पे वगैरह वो भी बताया है। जो उनके स्टॉकर्स रहे हैं, जो उनके पीछे खवातीन जो हैं दीगर एजेस की जो भागती रही हैं, आज तक भी उनके पीछे उनके मैचेस पे आती हैं, 20-20 साल से आ रही हैं। उनके घर तक जो खवातीन पहुंच गई हैं दुल्हन बन के, पूरा निकाह के लिए तैयारी करके, वो सब किस्से बताए हैं। he's quite a colorful character, of course. He's Lala. He's a good-looking, popular guy, and a lot of people have been quite engrossed by him. काफी लोग उनसे obsessed रहे हैं, तो वो किस्से obviously सुनाए। अच्छा, ये कुछ उनके ये हीरो की ना कुछ फाइट्स भी हो जाती हैं, कुछ झगड़े भी हो जाते हैं, ये बताइएगा। जावेद मियादाद साहब के साथ तो उनके ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं रहे थे, दोनों का झगड़ा भी हो गया था, थोड़ी चपकलिश हो गई थी, फिर उसके बाद में सुलह हो गई, दोस्ती हो गई। अब ये सारे मामला दोबारा से सबके सामने आएंगे, ये जुमले जो अब हम लोग पढ़ रहे हैं, जो हमें अब मालूम हो रहा है, इससे तो ताल्लुकात मजीद बिगड़ नहीं जाएंगे? एक बार फिर से कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? हाँ, जावेद मियादाद के साथ लाला की अप्स एंड डाउन्स जो रही हैं, उसको लाला ने इस किताब में सही तरह ब्रेक डाउन किया है। एक तरफ जावेद भाई की तनकीद की है, वो किस्से सुनाए हैं जिससे लाला बहुत हर्ट हुए हैं। एक मशहूर किस्सा, जब वो अपने इंडिया के साथ उनका पहला डेब्यू टेस्ट था, इन्होंने ओपन करना था और जावेद भाई ने इन्हें नेट प्रैक्टिस नहीं दी, और फिर भी लाला ने अगले दिन जाके सेंचुरी कर ली, और सेंचुरी के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी से पहले जावेद भाई ने लाला को बकौल लाला के कहा कि मुझे क्रेडिट जरूर देना। ऑब्वियसली जब एक जवान बच्चे के साथ आप ये करते हो तो वो हर्ट होता है, उसे ये याद रहता है। और उन्होंने एक किस्सा सुनाया, मेरे साथ साथ जावेद भाई जिस किस्म के हीरो गुजरे हैं, इतनी बड़ी इंस्पिरेशन गुजरे हैं लाला के लिए। जावेद भाई का शारजा वाला छक्का, जिसके बेसिस पे लाला कहते हैं मैंने अपना बल्ला उठाया, पहली बार मैंने हिट आउट करना शुरू किया एज ए नेशनल स्ट्राइकर ऑफ द बॉल, मैंने रियलाइज किया कि आई कैन बी लाइक जावेद मियादाद एज वेल। तो वो भी हीरो भी हैं। तो जैसे एक बच्चा अपने बड़े भाई से खफा भी होता है और खुश भी होता है, तो वैसे जावेद भाई को लाला ने ट्रीट किया। और वैसे दीगर जो उनके कॉलीग्स हैं, चाहे वो वकार यूनुस साहब हों, चाहे दीगर और जो उसके कॉलीग्स हैं, छोटे बड़े, सीनियर जूनियर, उनके बारे में भी ऐसी बात की है। सलमान बट की स्पॉट फिक्सिंग पे तनकीद की है, मगर उसे ये भी कहा कि मैं इसे ग्रूम कर रहा था, इससे बहुत मुझे उम्मीदें थी, क्योंकि बड़े अरसे बाद एक पढ़ा लिखा, एक वेल स्पोकन, वेल एजुकेटेड लड़का आया था पाकिस्तान क्रिकेट में, मगर देखें उसने क्या किया। तो he tells you both sides of the stories, which is important. सही। अच्छा, अब्दुल रज़ाक को आमिर, सलमान, आसिफ, इन पर शक कैसे हुआ? क्या अब्दुल रज़ाक साहब की बात हुई शाहिद अफरीदी से, ऐसा बताया उन्होंने आपको?
जी बेशक ये जो स्पॉट फिक्सिंग की जो इनसाइडर कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत डिटेल्ड तरीके से लाला ने समझाई है कि लाला के पास वो दस्तावेजात, वो डेटा कैसे आया जिससे मजहर मजीद पे इन्हें शक हुआ, फिर सलमान बट एंड कंपनी पे शक हुआ, फिर ये डेटा कोच के पास और सीनियर मैनेजमेंट के पास लेके गए और उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया इसे, उन्होंने इग्नोर किया लाला को। एक बार नहीं बल्कि जब सीरीज शुरू हो गई फिर से लाला वो डेटा लेके गया। डेटा उनके पास पहुंचा कैसे? वो डेटा एक फ़ोन जो ख़राब हुआ श्रीलंका में ख़राब हुआ, फिर वो लंदन में रिपेयर हुआ और फिर वो रिपेयर शॉप से डेटा लाला के पास कैसे आया। इसमें एक सस्पेंस भी है, इसमें एक थ्रिल भी है, एक डिटेक्टिव नॉवल वाली कहानी भी है, एक स्पाई नॉवल वाली इसमें पुरस्कार एलिमेंट्स भी हैं। बट मोर देन एनीथिंग इट्स आल्सो ट्रैजिक बिकॉज जिस किस्म की नेग्लिजेंस पीसीबी ने इख्तियार की और फिर जो स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल जो ब्रेक हुआ उसके बाद जो डिटेल्स हैं वो फिर आपके सामने हैं। क्या हुआ, द रेस्ट इज हिस्ट्री। किताब आपने मुरतब की है और बिल्कुल ऐसे की है जैसे आपने कोई ना मूवी बनाई हो। इसके अंदर आपने सब कुछ रखा है और हद तो ये कि आखिर में वजाहत सईद ने हमें ये भी बताया कि उन्होंने इसमें सस्पेंस को भी जगह दी हुई है। और अब इस किताब के ऊपर जब बात हो रही है तो वो कह रहे हैं कि भाई ऑनलाइन पढ़िए या जाकर ख़रीदिए, इस किताब को पढ़िए ज़रूर। किताबें पढ़नी वैसे भी चाहिए, तो ज़्यादा मज़ा तभी आएगा आपको भी तबसरा फरमाने में अगर आप किताब पढ़ लेंगे। ख़रीद लीजिए, पढ़ डालिए। अब हम ज़रा कराची का एक बाब खोलते हैं। ये बाब नहीं, पूरी किताब है और इसलिए ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि इसको करना पड़ेगा आज हमें बात को। कराची के बारे में अगर हम बात करें ना, खाली कराची की बात कर लें तो भाई हर सड़क लगता है मुरम्मत हो रही है और ऐसा लगता है कि मुरम्मत हो जाती तो इसका ये हाल ना होता। अच्छा, ये बड़ा अच्छा है कि मुरम्मत हो रही है, लेकिन सारा कुछ इकट्ठा मुरम्मत क्यों कर रहे हैं, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं कि कहीं तरक्याती काम है वो परेशानी का बायस बन रहे हैं। कराची की खस्ता हाल सड़कें, जगह जगह गंदगी का जो मसला है, शहरी इस पर बड़ा परेशान रहते हैं। इन मसाइल पर इम्तिहान है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। तो आज कोशिश करेंगे कि इम्तिहान हम किसी और का लें, यानी जो जिम्मेदार है उससे बात करें, यानी वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी से हम बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसाइल हल होंगे तो कब। लेकिन पहले की रिपोर्ट देखिए। कहीं मरम्मत के नाम पर सड़कों की खुदाई, कहीं खस्ता हाल सड़कें हैं धूल का सबब, कहीं बड़े बड़े गड्ढे हैं शहरियों की परेशानी का बाइस। कराची में जहां जाएं खुदी हुई सड़कें नजर आती हैं। खतीर रकम से तामीर होने वाली यूनिवर्सिटी रोड पर आए रोज मरम्मती काम के नाम पर खुदाई कर दी जाती है, फिर ट्रैफिक जैम और गाड़ियों की लंबी कतारें मामूल बन जाता है। यही नहीं, ग्रीन लाइन मंसूबे का काम भी बेशतर मकामात पर मसाइल का सबब बन रहा है। रोशनियों के शहर की मशहूर एमेजिना रोड भी कई माह से मरम्मती काम के नाम पर बंद है, जिसके बाइस मुतबादिल रास्ते अख्तियार करने वाले शहरी खस्ता हाल सड़कों के बाइस अजाब में मुब्तला रहते हैं। शहरी सवाल कर रहे हैं कि आखिर ट्रांसपोर्टेशन के इस निजाम को बेहतर कौन करेगा? कौन है मईशत के हब कराची का वाली वारिस? तो यही सारे सवाल हम अपने मेहमान के सामने रखते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी साहब, वेलकम टू नियादन। कैसे हैं आप? थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। नाश्ता आप कर चुके, चाय आप पी कर आए, कॉफी मैं पेश नहीं कर सकती। मैं चाय कॉफी ठंडा पीता नहीं वैसे। तो अब जरा सवाल का जरा ठंडे रह के जवाब दीजिए। जी मैं कोशिश करता हूं ठंडा रह के। हो क्या रहा है, ये सारे मामला ठीक कब होंगे? हमें स्मूथ, साफ सुथरी, अच्छी सड़कें कब देखने को मिलेंगी? देखिए, एक तो कराची बहुत बड़ा शहर है, दुनिया के चंद बड़े शहरों में से एक शहर है। और अगर हम ये तवक्को करें कि कराची की हर गली और सड़क जो है वो 5-6 साल 10 सालों में सब ठीक हो जाएंगी, तो वो ज़रा सा मुश्किल काम है। हमारे ऊपर हमेशा तनकीद होती रही है पीपल्स पार्टी पर कि जी कराची के ऊपर हमने कभी तवज्जो नहीं दी, लेकिन फैक्चुअली मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त नहीं है। हमने हमेशा कोशिश की है कि कराची के मसाइल को हल किया जाए। और अभी रिसेंटली शायद 2 दिन पहले असम्बली में जब मैंने अपनी तकरीर की थी, ये प्री बजट डिस्कशन जब हो रहा था, तो मैंने अब जो मेरे पास फहरिस्त थी उसको बहुत मुख्तसर करते हुए भी जो मेजर सड़कें थी या जो स्कीम्स थी वो निकाली, तो वो कोई 80 से ज़ायद बनती थी, जिसमें सड़कें थी, फ्लाईओवर्स थे, ब्रिजेस थे, जो हमारी इस मौजूदा हुकूमत ने बनाई हैं कराची शहर के अंदर। वो लोग देखते हैं, ज़ाहिर लोग जो शहर में गुजरते हैं उनको नज़र आती हैं। और आज भी अगर आप देखें तो कराची में मुख्तलिफ़ जगहों पर काम हो रहा है, जिसका भी आपने तस्करा किया कि जिसकी वजह से शहरियों को तकलीफ़ हो रही है। लेकिन एक चीज़ पिछले 3 सालों से हमने शुरू की है कि कराची में हम हर साल कुछ 10-12 स्कीम्स ऐसी शुरू करते हैं जिसको एक ही फाइनेंशियल ईयर में कंप्लीट करें। नॉर्मली जब आपकी डेवलपमेंट स्कीम्स आती हैं तो पहले तो खैर 10-10 साल तक स्कीमें रखी जाती थी, बजट में स्कीम डाल दी, एलोकेशन 10% कर दी तो वो फिर चलती रहती थी।
लेकिन हमारी हुकूमत ने ये किया है कि मैक्सिमम उसकी जो है हम 3 साल तक हम रखेंगे कि उसको मुकम्मल कर लें। 6 महीने साल आगे पीछे हो जाता है मुख्तलिफ इशूज़ की वजह से, लेकिन कराची के लिए जो स्कीम्स होती हैं वो 1 साल में पूरी करते हैं हम। उनकी 100% एलोकेशन बजट के अंदर होती है, और जिसमें आपने बेशुमार ये तारिक रोड का पूरा आप देखें, कैंट स्टेशन के इर्द बनाया, सदर से गार्डन तक बनाया, गुलशन इकबाल में मुख्तलिफ सड़कें हमने बनाई, अंडर पासिस बनाए, फ्लाई ओवर्स बनाए, और आज भी जो हमारा टीपू सुल्तान रोड पे शायद एक फ्लाई ओवर बना है, उसके आगे 2 अंडर पासिस बन रहे हैं, और ये हम इंशाल्लाह ताला 15 जून को मुकम्मल कर देंगे सारे। 15 जून जी जी 15 यही साल है ना? जी यही साल है इंशाल्लाह। 15 जून इस साल में देखिए, 5-10 दिन 15 दिन आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उसके अंदर जब आप खुदाई कर रहे होते हैं कुछ इशूज़ आ जाते हैं, बट ये इसी साल में ख़त्म हो जाएंगी। कुरंगी का जो हमने 12 रोड बनाया है वो 11 किलोमीटर तवील रोड है, और वो सारा बना दिया। उसके ऊपर 2 फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, और वो भी मुमकिन है कि कोशिश करेंगे 2-3 महीने में वो भी मुकम्मल कर लें। तो कराची में काम करने की रफ्तार जो है वो निस्बतन तेज़ है। ये जो आपने प्रोजेक्ट नहीं आप मुझे एक स्कीम पूछेगा, मैं आपको जवाब दूंगा ना उसका। नहीं वाकई ये टीपू सुल्तान रोड हो या कुरंगी का आपने मेंशन किया, या फॉर दैट मैटर तारिक रोड, बाकी यहाँ पे तो काम नजर आया जो हो गया वो भी जल्दी, और बाकी काम भी हो रहा है। लेकिन व्हाट अबाउट यूनिवर्सिटी रोड और एम ए जिन्ना रोड, यहाँ पर काम स्टार्ट होता है, रुक जाता है, जगह जगह खुदाई हो जाती है, ये परेशानी। यूनिवर्सिटी रोड तो बनी है, अच्छा उसका एक पोर्शन है जो हमने नहीं बनाया, चूँकि ज़ाहिर है अगर सड़क वो ठीक बनी हुई है तो हमें खामखा तो ज़रूरत नहीं कि उसके ऊपर दोबारा बनाएं। तो यूनिवर्सिटी रोड काफ़ी तवील है, तो उसका एक बीच का पार्ट ऐसा था जो हम समझते थे इसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमने नहीं बनाया। उस पर अभी रिसेंटली के इलेक्ट्रिक ने जो है वो कोई केबल्स वगैरह डाली है, तो वो KMC ने उनको परमिशन दी खुदाई की, जिसकी वजह से शायद 15-20 दिन से लोगों को तकलीफ हो रही है, और हमारी कोशिश है कि हम उसको जल्द अज जल्द जो है वो ठीक करवा दें। और बाकी यूनिवर्सिटी रोड तो हमने बनाया है सारा। इमेजिना रोड की जो बात कर रहे हैं, वहाँ प्रॉब्लम हो रही है जो ग्रीन लाइन जो बस का प्रोजेक्ट है उसकी वजह से। अच्छा, ये प्रोजेक्ट जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, उन्होंने 2015 में शुरू किया था, और ये कहा था कि 1 साल के अंदर हम इसको मुकम्मल कर लेंगे। अब उसमें हमारा बराह रास्त वो कोई रोल है नहीं, लेकिन बहरहाल तकलीफ लोगों को हो रही है, जिसको मानने को तैयार हैं, और शायद कसूर किसी का भी हो, लेकिन बहरहाल जिम्मेदारी मैं भी लेने को तैयार हूँ। तो कोई अगर डाइवर्जन दी होती, कोई ऐसा ट्रैफिक प्लान आ जाता तो शायद कुछ तकलीफ कम हो जाती। नहीं, डाइवर्जन तो है, देखें ना, ये एक मेन आर्टरी है, क्योंकि वो जो डाइवर्जन दी हुई है ना सर, वो टूटी फूटी रोड है, तो वहाँ पर ट्रैफिक अगर आप अब ये अच्छा आपने बात कर ली, जो अंडर पासिस हम बना रहे हैं इस वक्त, ये टीपू सुल्तान रोड के फ्लाईओवर से आगे शहीद मिलत रोड पर, अगर आप वहाँ जाएंगे तो जो डाइवर्जन है, जो सर्विस रोड थी, उसको हमने चौड़ा किया। नहीं, मैं तो वहाँ से गुजरता हूँ, मैंने तारीफ की उस जगह की। अच्छा, दैट्स फाइन, बट मैं तो ये हम नहीं कर रहे हैं, ये हम नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखें, इस बात को मैं ये नहीं कहूँगा कि फेडरल गवर्नमेंट का तो मैं सिर्फ तनकीद करूँ, लेकिन ये आर्टरी एक्चुअली इतनी मेन आर्टरी आपकी है कि शाहरा फैसल है, और उसके बाद ये जो मैं समझता हूँ कि कराची की मोस्ट बिजिएस्ट जो है वो रोड्स हैं दोनों। अगर वहाँ आप थोड़ा सा भी काम करेंगे ना, तो तकलीफ इन्हीं केस होगी लोगों को। सही। अब कोशिश हम ये कर रहे हैं, फेडरल गवर्नमेंट से भी कहा है कि इसको जल्द से जल्द मुकम्मल करें। अभी उन्होंने जनवरी की डेट दी है, पहले तो खैर 2016 में इसको मुकम्मल होना था, लेकिन फाइनली उन्होंने कहा कि जनवरी में हो जाएगी। अच्छा, इसके साथ जो एक येलो लाइन थी, ऑरेंज लाइन, जिसका नाम हमने फिर अब्दुल सत्तार ईदी लाइन कर दिया था, वो इसके साथ आगे कनेक्ट होनी है। तो वो हम मोस्ट प्रोबेबली जुलाई में उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है वो मुकम्मल कर लेंगे, तो वो जो औरंगी टाउन के लोगों को तकलीफ हो रही है वो मुकम्मल हो जाएगा। और क्योंकि आप एमएजन रोड की बात कर ही रहे थे, और सोल्जर बाजार का जो रास्ता है वो इस्तेमाल किया जाता है, वो आपके अंडर नहीं आता उस रोड को बेहतर करना? नहीं, वो है बिल्कुल, वो आपके अंडर है, तो वो कब फिर बेहतर होगा? वो रोड भी तो मैंने अभी आपको बताया कि हम हर साल मुख्तलिफ सड़कें जो है वो लेते हैं। इसका नंबर किस साल आएगा? नहीं आएगा, अभी इस वक्त जो है ना, लियारी की 12 मेजर रोड जो हैं वो टेकअप की हुई हैं। उस पर एक पे तो कारपेटिंग 2 दिन पहले हो गई, एक पे कल हो रही थी, तो कुछ लोगों ने वहाँ पे आके उसको रुकवाया, उनके कुछ और इश्यूज़ थे, वो कहते बल करें। अब रमज़ान की वजह से अगर आप लियारी में देखें ना, तो सड़कें ऐसी हैं कि हम उनको बंद कर नहीं सकते। रमज़ान में डेफिनेटली ट्रैफिक का फ्लो बढ़ जाता है, तो वो रमज़ान की वजह से थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम होगा उसमें। तो वो 12 मेजर सड़कें जो हैं लियारी की, वो इसमें वो सड़क भी जो शू मार्केट वाली सड़क है, जो कई टाइम से कई माह से निश्तर रोड की बात अगर आप रनछोड़ लाइन की तरफ जो जा रही है, निश्तर रोड एक है वहाँ जो, अच्छा वो वही अच्छा उसका भी पता है, उसकी भी बड़ी दिलचस्प कहानी है कि वो सड़क वो ठीक थी, वहाँ पर लोग बुक करते थे। हुआ ये कि ये जो फेडरल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स थी, तो उसमें उन्होंने एक तो ग्रीन लाइन भी लिया, और उसके अंदर कुछ सड़कें भी उन्होंने ली। एक तो मंगो पीर की सड़क है जो आती है पुराना गोलीमार की तरफ, वो फेडरल गवर्नमेंट की उसमें बन रही है। ये निश्तर रोड भी उसके अंदर शामिल थी। अच्छा, इन्होंने क्या किया कि निश्तर रोड एक दिन आके खोदना शुरू कर दी, और बगैर हमें बताए हुए वाटर बोर्ड को या किसी को, तो अगले दिन क्या हुआ कि वाटर की और सीवेज की सारा सिस्टम उन्होंने डैमेज कर दिया। वो अचानक से जी वो मीडिया पे आ गया, अखबारों में आ गया, अब शोर पड़ गया। मैं खुद वहाँ पे गया और जाके मैंने देखा, वो नज़र आ रहा था कि सारा बर्बाद हो गया।
फिर उनको बुला के बिठा के उनसे मीटिंग कराई, तो इंटरेस्टिंगली PTI ने वहाँ मेरे खिलाफ मुजाहरा कर दिया। तो फिर उनको बुला के उन्हें बताया कि तुम ही कर रहे हो, तो मेरा कसूर नहीं है। मैंने तो जाके बिठा के लोगों को रिजॉल्व करवाया कि भाई ये आपने जो तोड़ा इसको ठीक करो। तो वो उस पर काम हो रहा है, वैसे उस पर भी हो रहा है काम। अच्छा, वैसे तो ना पूरा जो हमारी टीम है वो ये कह रही है, इनसे पूछें कि ये चीज़ें इतनी स्लो क्यों जा रही हैं, तेज़ क्यों नहीं हो रही। और मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि ये इतनी तसल्ली के साथ, इतने तहम्मुल के साथ और मुश्किल तरीन हालात में भी आप लोग बात कर लेते हैं। ख़ास तौर पर आपको मैंने गुस्से में भी देखा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ज़्यादातर आप ऐसा बिल्कुल मैंने नहीं कहा भी है। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो आपके पास सुपर फार्मूला है मुसलसल पॉजिटिव रहने वाला, इसके लिए जो आप कोशिश करते हैं, ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइए इसके बारे में। देखिए, ये आसानी से कैसे कर पाते हैं? मैं एक तो अगर आपके पास इंफॉर्मेशन हो ना बिल्कुल एग्जैक्टली करेक्ट, समझता हूँ कि आप आसानी से बात कर सकते हैं। अच्छा, लगता है करेक्ट इन्फॉर्मेशन सुन ली जाती है आजकल? आप जो भी आपकी टीम कह रही है ना, सख्त से सख्त बात कह रही है, आप पूछें मुझसे। अच्छा, और मेरे अंदर इतनी जुर्रत है कि अगर कोई चीज़ गलत होगी मैं उसको एडमिट करूंगा कि ये गलत है। अगर मेरा कसूर होगा मैं मानूंगा कि मेरा कसूर है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम कोई सुपरमैन है कि हम कोई गलती कर नहीं सकते हैं या कोई फरिश्ते, हमसे कोई गलत काम हो नहीं सकता है। गलतियाँ हो जाती हैं, मसाइल आ जाते हैं, लोगों को तकलीफ हो जाती हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर हमारी है। अगर एक काम 6 महीने में होना था, 6 महीने में नहीं हुआ, तो क्या हम छोड़ तो नहीं देंगे उसको? अगर उसको 8 महीने भी लगने तब भी हमें करना है। तो मसाइल बेशुमार होते हैं, कोशिश करते हैं कि कर रहे हैं, लेकिन जो आप कह रहे हैं किस तरह सुकून के साथ जवाब देते हैं, तो एक तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे पास इन्फॉर्मेशन ठीक हो, और जो आती है वो लोग भी मुझे जानते हैं, जो डिपार्टमेंट के लोग हैं, अगर गलत इन्फॉर्मेशन देंगे तो फिर मेरी वो आदत नहीं है कि मैं डिफेंड करूँ किसी को जाके। अगर किसी ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तो फिर उसको मैं सज़ा भी उस हिसाब से दूँगा। तो चीज़ें ठीक मालूम होती हैं, वो बता देते हैं, लोगों के सामने रख देते हैं। अब वो कुछ लोग तस्लीम कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, वो उनकी मर्ज़ी। पार्टी के अंदर कितनी ज़्यादा सुन ली जाती है, ये फरमाइएगा। देखें, अल्लाह का शुक्र है, मैं एक बात हर जगह कहता हूँ, मैं बहुत आम सा आदमी हूँ, आम से ख़ानदान का आदमी हूँ। अगर मैं इस मकाम तक पहुँच गया हूँ तो अल्लाह की मेहरबानी है, उसके बाद मेरी पार्टी लीडरशिप की मेहरबानी है, ठीक है नहीं। मैं अगर वो मुझे कुछ भी ना देना तो मैं उसी तनख्वाह पे काम करने वाला आदमी हूँ। मुझे अगर वो वज़ीर ना बनाए, मुझे वो सेनेटर ना बनाए, मुझे वो MLA ना बनाए, MP ना बनाए, तब भी मुझे कहेंगे नहीं काम करते रहो, मैं करता रहूँगा, मेरे काम में फ़र्क नहीं आएगा। ये उनकी मेहरबानी है कि मुझे बनाते हैं और वो सुनते भी हैं। और पीपल्स पार्टी की ख़ासियत और ख़ूबी यही है कि हमारी लीडरशिप के एक तो गर्दन में सरिया नहीं है, बड़े हम्बल हैं, सुनते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद हमारी राय होती है कि ये दुरुस्त नहीं है, तो कम से कम इतना हमें स्पेस ज़रूर मिलता है कि हम अपनी बात रख लेते हैं सामने। अब वो देखें, ये बिल्कुल मैं वाज़ेह इस बात का हूँ कि जी फैसला करना लीडरशिप का काम है। जो वो कहेंगे, मुझे बुरा लगे अच्छा लगे, मैंने उसको फॉलो करना है, लेकिन जो मेरी राय होती है मैं रख देता हूँ सामने कि जी ये मेरी राय में ये चीज़ ठीक नहीं, इस तरह होनी चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि मेरी राय ठीक हो, सही, क्योंकि जो हमसे ज़्यादा ऊपर लीडर होते हैं उनका जो व्यू होता है वो ज़्यादा सही है। राय की बात अब करें तो अवामी राय भी हम ज़रा शामिल करेंगे यहाँ पर, जो मसाइल को लेकर है, यानी टूटी फूटी सड़कें हों, उबलते गटर हों या गंदगी के ढेर हों। तो कराची के शहर से सवाल किया गया कि जो तमाम मामलात यहाँ पर, आप इससे कितना परेशान होते हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि तामीराती काम हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़रा बारी बारी करें, एक साथ अगर तमाम सड़कें खोद दी जाएंगी तो इससे हमें दिक्कत होगी। शहरियों ने क्या कहा, उनका मौक़िफ़ आपके सामने रखेंगे। खुदाई का बोल रहे हो, खुदाई अगर एक जगह पे आप काम शुरू कर रहे हो, एक जगह से करो, अब पूरे कराची को आपने खोद दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि खोदेगा तो लोगों का खांचा बनेगा ना। पूरा शहर इन लोगों ने खोद दिया, इसके पीछे वाला बैक साइड वाला रोड भी उन्होंने खोद दिया है, और कुछ भी यानी कि कोई सेटिंग नहीं है, कोई जगह नहीं है। खाली उन्होंने ये लिख के लगा दिया है कि तकरीब के लिए माजरत। तकरीब के लिए माजरत कैसे? इसको 1-1.5 साल होने वाला, पूरा रोड खोद दिया है। कॉलेज के लिए परेशानी हो रही है, आने वाले लोगों के लिए परेशानी हो रही है, ऑफिस से छुट्टी होती है, जाते जाते अब ट्रैफिक जाम हो जाता है, 2-2 घंटे हम लोग ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। गवर्नमेंट को जा जगह भी नज़र आ जाए तो वो ये लोग खुदाई करता है। अभी ये देखो, यहाँ भी खुदाई हो रहा है, पूरा कराची, ये जगह नहीं है सिर्फ, पूरा कराची में खुदाई हो रहा है। आप स्टेप बाय स्टेप चलें, पहले एक रोड बना दें,
तोड़ के फिर दूसरा बना दे, फिर तीसरा। अब आप सारे पूरे कराची को खोद देंगे, उसके बाद एक साथ कोशिश करेंगे कराची को बनाना, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल गलत बात है। आपने शिकवा भी सुन लिया शहरियों का। अच्छा, एक शहरी ने कहा कि खांचे होते हैं आपके। देखिए, अब बात यह है कि मैंने एक दफ़ा पहले भी कहा, अगर मेरा हो भी तो आपके सामने बैठ के कहूँगा कि है, मैं तो कहूँगा कि नहीं है ना। इसका बेहतर हल और बेहतर तरीका ये होता है कि भाई आप थोड़ा सा डिग आउट करें चीज़ों को। अब देखें, अगर कोई मेरे मुतालिक आपको चीज़ मिले तो आप पता करिए। और ये ऐसी चीज़ नहीं है कि मैं अकेला किसी जाके कोई लेके आ जाता हूँ। पूरा मैकेनिज्म है ना भाई, सिस्टम है, हज़ारों लोग समझने की कोशिश करें। देखें, हज़ारों लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, पूरे सिस्टम के अंदर ऑफिसर्स होते हैं, सब कुछ होते हैं। भाई कहीं ना कहीं कोई किसी का रिश्तेदार होगा, कहीं ना कोई मेरी पार्टी का मुखालिफ भी होगा, कहीं कोई और बेशुमार इदारे भी काम कर रहे हैं। खांचे होंगे लेकिन इल्जाम आप किसी और पर आ जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि चीज़ें छुपती नहीं है। सही है, छुपती नहीं है ना ये चीज़ें। कहीं ना कहीं से आप जाके आप तय कर लें कि जी हमने सईद गनी के मुतालिक चीज़ें निकालनी है, आप जाएं। अगर होंगी तो निकलेंगी, आप निकलेंगी, छुपती नहीं है ना बातें। ये पता चल जाता ये है। आम आदमी कैसे करेगा? आम आदमी तो आपसे सवाल ही करेगा ना, करें। जब उसका काम नहीं हो रहा, जब वो मुसलसल सफर कर रहा है, 6-6, 8-8 साल से सफर कर रहा है, फिर तो वो ये कहेगा ना कि ये खांचे भी हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकता। फिर आम आदमी क्या करे? देखिए, वो आम आदमी साबित नहीं कर सकता, लेकिन आपके पास जो जर्नलिज्म में कुछ लोग हैं जिनका काम ये होता है, जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, वो पीछे लगे रहते हैं लोगों के पता कर चलाएंगे क्या क्या चीज़ें हैं। मैं तो आपको कह रहा हूँ ना कि आज वो ज़माना नहीं है कि भाई आपके पास मीडिया है, सोशल मीडिया है, लोग इतने बशऊर हो गए हैं, जाते हैं, पूछते हैं, मिलते हैं, चीज़ें कहीं ना कहीं से आ जाती हैं। मैं तो असेंबली में खड़े होकर, अच्छा अक्सर ही ऑपोजिशन खड़े कहती है फलां डिपार्टमेंट में बहुत करप्शन है। मैं कहता हूँ मुझे भी पता है, लेकिन भाई अगर मुझे पता है कि ये ए आदमी जो है वो पैसे ले रहा है, तो मैं सिर्फ इस अपनी मालूमात की बुनियाद पर उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता हूँ। आपके पास मालूमात है, आप मुझे बताइए कि किसने किसको दी है, मुझे एक दरख्वास्त तो देना, मैं उस कोई चीज़ तो मेरे पास हो जिसमें मैं इनिशिएट करूँ कोई कार्रवाई उसके खिलाफ। मेरे पास जहाँ से अगर किसी ने एक फ़ोन कॉल मुझे टेप करके दी जिसके खिलाफ आई, मैंने कार्रवाई कर दी, फ़ोन कॉल की बुनियाद पर भी की। अगर आप खड़े होकर सिर्फ ये कह देंगे जी करप्शन है, इसका कोई हल मेरे पास नहीं है। मुझे पता भी हो ना कि कोई ले रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। एक आम शख्स से कैसे पूछेगा, वो रक्शे वाला हो, फालूदे वाला हो, या कोई छाबड़ी वाला हो जिसके अपने अकाउंट से पैसे निकलते हैं, वो किससे पूछेगा? वो अगर किसी से पूछ लेगा तो कितने महीने का केस है, वो लटक जाता है। वो तो अलग एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, FIA कर रही है तहकीकात। आप उसमें जाएंगे तो आपका 1.5 घंटे का उसी में खत्म हो जाएगा। और मैं आपकी तसल्ली इस पर भी करवा सकता हूँ। मैं सिर्फ ये गुजारिश करता हूँ, जिनकी तसल्ली करानी उनकी तसल्ली कराएं, मेरी ना कराएं। नहीं, उन्होंने तो तसल्ली करनी नहीं हमारी उसमें, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था, चूँकि मैं कोई इस तरह के बड़े बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं हूँ, मुझे अंदाज़ा नहीं था। लेकिन जब ये चीज़ें सामने आई तो हमने जब पता किया तो ये इस मुल्क के बड़े से बड़े जितने बिजनेसमैन हैं वो सारा ये काम करते हैं, इस तरह के अकाउंट्स बनाते हैं। जहांगीर तरीन के ऊपर तो साबित हुआ है ना, सुप्रीम कोर्ट में साबित हुआ है। लेकिन अगर ये कहते हैं ना कि कोई और करता है, बिजनेसमैन करता है, इसलिए हम भी करते हैं। बात ये है कि नहीं, मैंने नहीं किया, मेरी बात सुने, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी के किसी लीडर के अकाउंट्स अगर ये हैं, हम जवाब दें, बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है। अगर किसी XYZ के अकाउंट हैं, मेरा कोई दोस्त है, उसने कोई अकाउंट बनाए हुए हैं, मेरी उसके साथ कोई लेन देन है, मैं उसका, हमारे इस केस में यही तो हो रहा है। हमारे ऊपर इल्ज़ाम क्या है कि जी उनके अकाउंट से पैसे आपके पास आए हैं, ये इल्ज़ाम है ना। यार अगर मुझे पता हो कि अकाउंट किसी का फेक अकाउंट है तो मैं पागल हूँ, मैं जिस पोजीशन पे बैठा हूँ, मुझे पागल कुत्ते ने काटा कि मैं उस अकाउंट से ट्रांजेक्शन करूँगा? मतलब कॉमन सेंस की बात है ना। तो हमें तो नहीं पता था ना कि क्या चीज़ें ये हैं, लेकिन अब तो हम बहरहाल फंसे हैं, उसको मुंह दे रहे हैं, भुगत रहे हैं। लेकिन ये पूरे मुल्क में है। हमारा सिर्फ जो एतराज़ है वो ये है कि भाई अगर किसी एक सो कॉल्ड फेक अकाउंट से ट्रांजैक्शन होना जुर्म है तो फिर सिर्फ हम मुजरिम क्यों हैं? फिर पूरे मुल्क में देख लें, जिस के अकाउंट से जिस के अकाउंट में गए सबको एक ही तरह ट्रीट करें। यही हो रही है कि आप अपनी पार्टी देखें और फिर उसके बाद में आप ये दलील देखें कि जी दूसरे भी तो कर रहे हैं, फिर देखिए तनकीद यही हो रही है। नहीं, सॉरी, मैंने आप अपनी बात नहीं, सॉरी, मैंने नहीं। देखिए बात ये है कि अगर इस मुल्क में एक कानून है, एहतसाब का कानून है ना, ठीक है, उस कानून में ये तो नहीं लिखा कि पीपल्स पार्टी का होगा तो तुम उसको इस तरह ट्रीट करना और PTI का होगा तो तुम उसको इस तरह ट्रीट करना, ये तो नहीं लिखा ना, नहीं लिखा हुआ है। हम क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि भाई शर्जील मेमन पे अगर आप नैब का कोई कानून लगाते हो, वही कानून अलीम खान पे लगा दो, वही कानून अलीमा खान पे लगा दो, वही कानून जहांगीर तरीन पे लगा दो, हमें कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप जहांगीर तरीन के लिए पैमाना डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे, PTI के वजीरों के लिए पैमाना डिफरेंट अडॉप्ट करेंगे, पीपल्स पार्टी के लिए डिफरेंट करेंगे, फिर मेरा सवाल सिर्फ ये और मेरा एतराज़ ये है कि भाई कानून एक, मुल्क एक, आइन एक, इदारा एक, तो हम डिफरेंटली क्यों ट्रीट होते हैं? और इस पे क्या एतराज़ है किसी को? भाई आप कहते हैं आप क्यों करते हैं, आप तो बेगुनाह हैं।
भाई बेगुनाह तो फिर बाकियों को फिर उसी तरह करो ना, ताकि मुझे ये गिला ना हो, मुझे ये मौका ना मिले कि मैं ये बात कर सकूँ। अच्छा, अब आप ये फरमाइएगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की प्रायोरिटी अच्छी तालीम है, सेहत है, और अगर है तो नज़र क्यों नहीं आता? देखिए, ये बिल्कुल आपका बहुत, मैं समझता हूँ कि रेलेवेंट और अच्छा क्वेश्चन है। हम ये समझते हैं कि इस मुल्क के लोगों की जो बुनियादी ज़रूरियात तो बहुत हैं। मैं ये नहीं कहता कि यहाँ अच्छी ट्रांसपोर्टेशन नहीं होनी चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि यहाँ अच्छी सड़कें नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ होनी चाहिए, लोगों का हक है। लेकिन आप प्रायोरिटाइज तो करेंगे ना कि लोगों को पहली क्या चीज़ मिलनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। अच्छा, अब उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि मैं आपको सिर्फ मिसाल दे दूं कि एक गांव है थरपारकर का जिसमें 58 स्कूल हैं और वहाँ पर 1 या 2 होने चाहिए। जितनी आबादी है थरपारकर, आप अगर कभी गए हों तो बहुत स्कैटर्ड है, और उसकी आबादी अगर एक गांव आपको 50 घरों का मिलेगा तो उसके बाद 25-30 किलोमीटर बाद, 50 किलोमीटर बाद 40-50 घरों का गाँव एक और मिलेगा आपको। ठीक है, आप उसको उस तरह से डेवलप नहीं कर सकते जिस तरह आप किसी अर्बन एरिया को कर सकते हैं। एक गाँव के अंदर 57 स्कूल बना दिए गए, हमारे दौर में नहीं बने, हमसे पहले दौर में, उनसे कोई नहीं पूछता है। अब उन 57 स्कूलों को अगर हम चलाना चाहें तो हम चला नहीं सकते, इसलिए कि ज़रूरत नहीं है। आप 1 या 2 चलाएंगे, जब 2 चलेंगे तो 55 हो जाएंगे बंद। फिर सवाल आता है कि 55 स्कूल जो है बंद हो गए। ये नहीं पूछते लोग कि क्यों बंद हुए। मैं थोड़ी सी तो आपको थोड़ा बैकग्राउंड उसका बता दूँ। अच्छा, हेल्थ सेक्टर में हमारे पास हज़ारों यहाँ पर बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, डिस्पेंसरीज़ हैं, छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, हज़ारों हैं। लेकिन कैंसर का इलाज, दिल का इलाज, गुर्दे का इलाज या और इस किस्म की जो बीमारियां हैं जो बहुत महंगी हैं, जो आम आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, हमने कोशिश की और फोकस किया। आप हमारे 2008 की हुकूमत से पहले भी देख लें, 2008 की हुकूमत के बाद आज भी देख लीजिए। आज इस सूबे के अंदर जो हेल्थ का वो NICVD का तो बताते हैं, वो तो सब लोग मानते भी हैं कि हमने किया है। SIUT को हम जितनी फंडिंग करते हैं, जिस तरह उनको हम फैला रहे हैं पूरे सूबे के अंदर, 3 साइबर नाइफ्स वो भी कर रहे हैं। अभी ओझा के अंदर जो है वो बोन नैरो का पहली मरतबा हुआ है। NICH का अभी आपने खुद रिसेंटली शायद लास्ट वीक में किया, एक बच्ची का आपने दिखाया कि उसको हमने ठीक किया है। तो जो मेजर हॉस्पिटल्स हैं हमने उनको बहुत इंप्रूव कर दिया है, उसके अंदर बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत पैसा हमने लगाया है। रिस्पेक्ट टू कराची है ना सर? नहीं, देखिए बात ये है कि जहाँ पर आपके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, पहले तो शुरू वहीं से करेंगे ना आप। इंडस हॉस्पिटल प्राइवेट है, लेकिन हम उनको पैसे देते हैं ताकि वो लोगों का फ्री इलाज करें। आपका NIBD जो है कैंसर के मरीजों का इलाज करता है, हम उनको पैसे देते हैं कि लोगों का मुफ्त इलाज करें। LRBT को हम पैसे देते हैं ताकि वो लोगों का मुफ्त इलाज करें। तो जो लोगों का ऐसी बीमारियां हैं जो जानलेवा हैं, जिसमें लोगों की जान चली जा सकती है, जैसे कि HIV, इसके बारे में बताइएगा। अच्छा, HIV का अभी जो हुआ है उस पर वो बड़ी ख़तरनाक बात है कि वहाँ कोई डॉक्टर साहब थे या डॉक्टर थे भी या नहीं थे, बहरहाल डॉक्टर बने हुए थे, उन्होंने वहाँ पर सिरिंजेस इस तरह से इस्तेमाल की या कुछ किया। अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है और वजह सामने आ गई कि क्यों ये सारी चीज़ें हुई हैं। और अब तो ये कि सिर्फ लाड़काना तक महदूद नहीं, हम तो और शहरों में भी जा रहे हैं। लेकिन सर ये जो डॉक्टर वाली बात है, इसमें एक्सपर्ट तो इसको मुस्तरद कर रहे हैं कि ऐसा ह्यूमनली पॉसिबल मुझे नहीं पता, मैं चूंकि इन्वेस्टिगेशन उस पर डॉक्टर खुद भी और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी लीडरशिप की तरफ से बयान आएगा और कुछ ना कुछ आप लोगों की टॉप लीडरशिप की तरफ से कहा जाएगा। कल इस पर जो हमारी मिनिस्टर हैं उन्होंने पॉलिसी स्टेटमेंट दिया असेंबली में और उसके ऊपर इंक्वायरी हो रही है। अभी बात यह है कि ऑफ द कफ में सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता हूँ कि यही हुआ, क्योंकि पता नहीं है, लेकिन ये है बड़ी ख़तरनाक बात। और ये मैं समझता हूँ कि सिर्फ लाड़काना तक महदूद नहीं होगी, खुदा ना करे ये पाकिस्तान के बहुत सारे 23 बड़े शहरों की हमने कल बात की थी सर। एनीवेज ये टॉपिक्स तो जिसमें हम बात करें, PM साहब हमेशा कहते हैं, बल्कि बार बार कहते हैं घबराना नहीं, और वाउडर साहब ने कल कहा था कि 100 रुपये लीटर पेट्रोल भी होगा ना तो हम खरीदेंगे, सर आप खरीदेंगे, और आप घबरा तो नहीं रहे। लोगों का दिल जल गया इसके बाद। देखिए एक बात यह है कि कितनी महंगाई हो जाए, कितना कुछ हो जाए, लोगों को ऑप्शन तो नहीं है ना। तो वाउडर साहब ठीक कह रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो लोग इस मुल्क में रह रहे हैं, अगर आप ये कहें कि जी दूध जो है वो 300 रुपये लीटर हो जाएगा, तो क्या लोग ख़रीदना तो नहीं छोड़ेंगे ना, अपनी वो इस्तेमाल कम कर देंगे। ज़ाहिर बच्चों को दूध भी देना होता है और भी इस्तेमाल किया। सब्ज़ी अगर महंगी हो जाए तो वो क्या करेंगे, छोड़ तो नहीं देंगे बेचारे। जिंदा रहने के लिए जो कंजम्पशन है वो तो है। अब ये कहना कि लोग खरीद लेंगे, लोग तो बेचारे शायद 500 में भी ले लेंगे, लेकिन क्या 500 रुपये देना कोई जायज़ बात है उनको? और ये मैं इसीलिए मैं गुजारिश करता हूँ कि अगर 100 अरब रुपए खर्च करके आप मेट्रो बनाते हैं, फिर उसके ऊपर सालाना बिलियंस ऑफ रुपीज़ की आप सब्सिडी देते हैं, ठीक है लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है, लेकिन जितने लोगों को अच्छी ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है उतने पैसों में आप लोगों को अच्छे स्कूल्स दे सकते हैं, अच्छे हॉस्पिटल्स दे सकते हैं, प्रायोरिटीज़ की बात ये है कि हमारे लोगों को ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि उनको अच्छा इलाज मिले।
जरूरत इस बात की है और तालीम, ये सबसे पहले जॉब्स वो भी इम्पोर्टेंट है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जॉब्स देखें, हम तो खैर हमेशा इस बात पे बड़े बदनाम रहे हैं कि हम नौकरियां लोगों को देना बहुत ज़्यादा दे देते हैं और कुछ गलत इल्ज़ाम भी लग जाते हैं। बंदों को दिया करें तो ये कहते हैं नहीं, गलत है ये, देखें गलत है, ये बहुत गलत है। अभी वो कंवर नवीद साहब हैं MQM के, हमारे बड़े अच्छे सीनियर इनके पार्लियामेंट, उस दिन उन्होंने असेंबली में एक लिस्टें बताई, कहने लगे जी ये कराची में लोग भर्ती हुए, इसमें एक भी कराची का नहीं। अब मैंने सोचा उनसे पूछूं कि भाई कराची वाला आप मानते किसको हैं? अगर आप मानते हैं कि जो कराची का रहने वाला है वो कराची का है, तो मैं आपको बताता हूँ कितने हैं। अगर आप ये कहते हैं कि जी, अगर आप ये कहते हैं कि जी उर्दू बोलने वाला कराची का है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर कितने हैं। और अगर आप ये कहते हैं कि सिर्फ MQM का जो आदमी है वो कराची का है, तो मैं आपको वो बताने को तैयार हूँ कि कितने हैं। ये इस तरह की बात करना बहुत गलत है। आप देखें, अगर मुझे भी वो कराची का ना माने ना, तो मैं तो कहता हूँ मेरे से ज़्यादा कराची वाला कोई है नहीं। वो मेरी तो पता नहीं 7-8 नस्लें पैदा हो गई हैं। कराची में रह रहे हैं वो कराची वाला है। नहीं, बदकिस्मती से वो हमारे दोस्त नहीं मानते हैं ना, वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है। मैं ये कहता हूँ कि भाई मैं उर्दू बोलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मेरी 8-10 पुश्तें यहाँ पर हैं, मुझे पता नहीं है कि हम आए कहाँ से हैं। हमारा कोई रिश्तेदारी मेरे दादा की कराची से बाहर है नहीं। अगर आप मुझे भी कराची का नहीं मानेंगे तो फिर मैं कहाँ जाऊँ भाई? सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं? करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत अच्छे तरीके से करती है? नहीं, इतना अच्छा तो नहीं, लेकिन पहले से बेहतर है। लेकिन आपको लगता है कि उसको डेवलप करने की ज़रूरत है? बिल्कुल है। आप लोगों को फिर उसके बाद ये तो नहीं होगा आपकी तरफ से भी झूठ चल रहा होगा? नहीं, लेकिन देखिए ये अल्लाह का शुक्र है। मैं समझता हूँ कि एक तो मैं आपको बताऊँ कि हमारी लीडरशिप की तरफ से ये कभी भी नहीं हुआ कि अगर कोई मैं बदतमीज़ी करके आऊँ तो मुझे शाबाशी दें। डांट ज़रूर पड़ती है कि ये आपको नहीं करना चाहिए। मैं आपको, अगर वक्त है, मैं आपको 2 सिर्फ छोटी चीज़ें बता दूँ। बस सिर्फ 20 सेकंड है। मैं सिर्फ छोटी बात बताऊँ। और मेरा एक सवाल भी था, हमजा शरीफ का एक मतलब कोई इशू चल रहा था, हम बड़ी लड़ाई थी हमारे कुछ लोगों ने कहा कि हमें इसको एक्सप्लेन करना चाहिए। आसिफ ज़रदारी साहब ने कहा नहीं, ये पर्सनल इशू है, हम इस पर नहीं पढ़ेंगे। एक मरतबा मरीम नवाज़ साहब के मुतल्लिक़ कोई इस तरह के इशू चल रहे थे, कोई बात हुई, बिलावल साहब बैठे थे, उन्होंने कहा नहीं हम इस पर नहीं जाएंगे, ये हम और पॉलिटिकल इशूज़ पर नहीं करेंगे। तो ये फ़र्क है। IT की वजारत आपको मिलेगी, आप लेंगे? मुझे तो जो दे देंगे मैं ले लूँगा। अगले भी यही कर रहे हैं, जो मिल रहा है। नहीं, देखिए मैं सच्ची बात बताऊँ, मैंने पहले आपको कहा ना, मैं तो जो पार्टी कहेगी काम करो, बस करने जितना होगा करने की कोशिश करेंगे। भले उसके बारे में पता नहीं हो। देखें ये कॉन्सेप्ट बड़ा गलत है कि अगर साइंस का वजीर होगा तो उसको साइंसदान होना चाहिए। ये नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत पता हो। नहीं, देखें बेसिकली ब्यूरोक्रेसी है, डिपार्टमेंट वो चलाते हैं। हमारा काम उसके एडमिनिस्ट्रेशन देखना होता है, उनको एक पॉलिसी स्टेटमेंट देना होता है, पॉलिसी देनी होती है और उनको उस पर चलाना होता है। सही, थैंक यू सो वेरी मच सर साहब। मुझे टाइम बड़ी तेजी से गुजर गया। आप क्विकली हमें ब्रेक की तरफ बढ़ना है। हाजिर है ब्रेक के बाद। और मैं इतनी अच्छी इंसान हूँ कि मैं हर वक्त मोबाइल में ना फंसी हुई नहीं रहती। आप क्या कर रहे हैं? हर वक्त मोबाइल हाथ में रहता है आपके? नई ऐप है, वो डाउनलोड की थी, चेक कर रहा हूँ। अच्छा, कुछ इंटरेस्टिंग है तो आप कर सकते हैं। क्या है ये? क्या कर रहे हैं? मुझे भी बताएं, क्या ऐप है? ज़ैप बड़ी नामी की ऐप है। ये पाकिस्तानी नौजवान ने तैयार की है। व्हाट्सएप की टक्कर की एप्लीकेशन है ये, बल्कि उससे अच्छी एप्लीकेशन है। मैं भी इसके फीचर्स चेक कर रहा था, आपसे तसल्ली से शेयर करेंगे इसके फीचर्स कि प्राइवेसी का ख्याल किस तरीके से रखा गया है। क्योंकि आजकल इसमें खास तौर पर यह ख्याल रखा गया है, और क्योंकि आजकल बड़ा कंसर्न होता है कितनी मुख्तलिफ है, कौन कौन से फीचर्स हैं, जरा डिटेल्स हैं बताएगा। वैसे आप मेरी कॉल अटेंड नहीं की, अच्छी बात नहीं है। कैन यू हियर मी शोएब? आई कैन हियर यू। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस। ओके, ग्रेट। मैं कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आपके इधर ऑफिस में मेरे कुछ सिग्नल्स के इशू आ रहे हैं। मैं टेक्निकल लगा दो, हमारे ऑफिस पे डाल दो, ये भी दे दें। या जैसे मैं आज कॉफी मिली आपको, वाईफाई में उम्मीद है मिल जाएगा। एनीवेज, सुबह मैंने आपने बात की थी, तो इट वाज प्रीटी नाइस टॉकिंग टू यू ऑन दैट। सो टू बिगिन ऑफ, इट्स गॉट ऑलमोस्ट ऑल द फीचर्स जो आपको व्हाट्सएप में मिल जाते हैं। उसके अलावा प्राइवेसी पे जो आपने बात की, दैट वाज प्रीटी इंटरेस्टिंग। सबसे ज़्यादा इसमें ये जो प्राइवेसी की फीचर है कि अगर आपके फ़ोन बुक के ऊपर, जो पाकिस्तान में अक्सर लोगों के घर के पिक्चर्स का इशू होता है, तो आप अपनी मर्जी से हर किसी के लिए डिफरेंट पिक्चर सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, औरतें हैं घरों पे,
वो अपनी पिक्चर्स अपने घर वालों के लिए सेपरेट सेट कर सकती हैं। अगर किसी के पास उनका फ़ोन नंबर चला जाता है तो उस पर भी ब्लॉक लगा सकती हैं। फिर फैमिली के कुछ लोग होते हैं या जिस तरह फ़ोन पे दर्जी या ड्राइवर होते हैं, तो आप चाहते हैं कि उनको आपकी पिक्चर नज़र आए या उनको कुछ और नज़र आए, आप हर किसी के लिए सेपरेट सेट कर सकते हैं। तो इस तरह का प्राइवेसी कंट्रोल हमने आपको दिया है ताकि आप अपनी एटलीस्ट डिस्प्ले पिक्चर्स पे बहुत सारे मामला हमारी रीजन में बिलखुसूस प्रॉब्लम दे देते हैं। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमने इस पर प्राइवेसी पे काफ़ी कंट्रोल्स दिए। अच्छा, अभी तक किसी और ऐप में इतने डिटेल में नहीं। सही। जो मुझे इसमें एक मसला नज़र आया वो ये नज़र आया कि अगर मैं ऑडियो नोट आपको भेज रहा हूँ या किसी को भेज रहा हूँ, उस वक्त अगर मुझे कोई कॉल करता है तो वो कॉल कनेक्ट नहीं होती। इसको एड्रेस क्यों नहीं किया? व्हाट्सएप पे तो ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल, देखें अभी तो हमारे सिर्फ सफ़र की शुरुआत है। अभी तो हमने 1 महीना पहले इसको एंड्रॉयड के ऊपर हमने लॉन्च किया है और ऑफ कोर्स एक टाइम लगेगा एंड हम लोग अभी दिन रात इसके ऊपर मेहनत कर रहे हैं, दिन ब दिन इस पर इम्प्रूवमेंट्स ला रहे हैं। द गुड थिंग इज़ कि बहुत सारे लोग अच्छे हमें एक्टिवली फीडबैक दे रहे हैं कि यार इसमें ये चीज़ें अभी आप नेक्स्ट लाएँ। सो हमारे लिए 4-5 महीनों में आपको काफ़ी और नई नई इस तरह की इम्प्रूवमेंट्स नज़र आएंगी। ओके, अब मुझे ये बताइएगा कि AR ऑगमेंटेड रियलिटी ये एक नया फीचर है, ये हमने किसी और एप्लीकेशन में नहीं देखा। हाउ डज इट वर्क और ये कितना मददगार होता है यूजर्स के लिए? अच्छा, इसमें आपको मैं ये चीज़ एक्सप्लेन अच्छा बता देता हूँ कि इट्स अ वेरी यूजफुल फीचर। वो कैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको भी इस दूसरे कैमरे पे व्यू दिखा दूँ, मेरा एक दोस्त है कहीं आगे पीछे चल रहा है और अपनी लोकेशन शेयर करना चाहता है, तो और वो सबको नहीं बताना चाहता कि वो कहाँ पे है, लेकिन वो सिर्फ मुझे बताना चाहता है कि मैं कहाँ पे हूँ। तो वैसे वो मुझे अपनी पिन शेयर कर सकता है, लेकिन अगर आपको मैं ये दिखा दूँ यहाँ से, जी, तो इस तरह उसने मुझे अपनी पिक्चर लोकेशन भेजी। अब उसने सिर्फ मुझे भेजी है, ये सिर्फ मुझे व्यूएबल है। तो मैं यहाँ से देखूंगा वो मैप पे है। अब मुझे मैप पे समझ नहीं आ रही कौन सी गली है, कौन सी लोकेशन है, तो मैं सिंपल यहाँ पे पिन करके उसको ऑगमेंटेड रियलिटी में देख सकता हूँ कि वो मेरा दोस्त यहाँ पे इतने किलोमीटर दूर यहाँ। अगर आप कैमरे को भी दिखा दें। अब मैं जी वो कैमरे को थोड़ा सा, कैन यू सी इट नाउ? सो अब बिल्कुल जिस तरह गेम्स के अंदर होते हैं रेडार, उस तरह आपको पता चलता रहेगा एक छोटे से पॉइंट से कि मेरा दोस्त कहाँ पे है। और मुझे अब यहाँ पे सामने बिल्कुल सीध पे नजर आ गया कि ये मेरा दोस्त यहाँ से 4 किलोमीटर दूर इधर खड़ा हुआ है। सो मैप्स में अगर मुझे समझना है तो मैं यूँ अपना प्रॉपर मोबाइल का कैमरा ऑन करके दोस्तों को लोकेट करके देख सकता हूँ, और ये सिर्फ मुझे शेयर्ड है। तो इसी तरह इसमें हमने प्राइवेसी का भी ख्याल रखा है कि आप सिर्फ जिससे शेयर करना चाहेंगे लोकेशन, जब करना चाहेंगे आप सिर्फ तभी कर पाएंगे, अदरवाइज आप अपनी लोकेशन नहीं शेयर करें। कैन यू क्लियरली सी इट नाउ? आई थिंक यू आर हैविंग लिटिल, अब आ रहा है थोड़ा नजर। ओके, इसमें नजर आ गया कि ये है स्टूडियो का माहौल। आप स्टूडियो में कहाँ बैठे हो, कैमरे के सामने वो कोई लोकेट कर पाएगा। अच्छा, एग्जैक्टली। सो बताइए आप क्या कह रहे हैं? इस तरीके से यू कैन प्रोबेबली सी कि आपके दोस्त कहाँ पे बैठा हुआ है, बिल्कुल मोबाइल के गेम के रेडार्स के थ्रू। फिर इसी तरह आप इसमें जाके देख सकते हैं फॉर एग्जांपल आपके इर्द गिर्द ATMs कहाँ पे हैं, पेट्रोल पंप्स कहाँ पे हैं। सो इंस्टेड अगर आपको मैप समझ नहीं आ रहा, गाड़ी चलाते हुए आपको समझ नहीं आती, आपको नए शहर में हैं, कहाँ लॉन पे लोग डुल रहे हैं, एंड सी इट फॉर योरसेल्फ। अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि ना जैसे हमारे पास व्हाट्सएप में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, मैं चाहती हूँ अलावा फैमिली के कोई व्हाट्सएप ग्रुप, उसका कोई नोटिफिकेशन मेरे पास नहीं है, बाकी सब बंद होना चाहिए, सिर्फ फैमिली के बारे में मुझे पता चलता रहे। वो जो 1920 मैसेजेस और नोटिफिकेशंस आते हैं ना, उससे मेरी जान छूटे। ऐसा कुछ है आपके ऐप में? बिल्कुल ऐसा ही है, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि ये अगला हमारा यही सबसे इसका बड़ा पॉइंट था कि ग्रुप्स में आपकी होती है, बहुत सारे ग्रुप्स का पार्ट बन जाते हैं। सबसे पहले तो आप कंट्रोल कर सकते हैं आपने किस ग्रुप का पार्ट बनना है नहीं बनना। सेकेंडली, आप सब ग्रुप्स को खामोश कर दें। आप सिर्फ एक फैमिली वाले ग्रुप को फॉर एग्जांपल ऑन करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ फैमिली के ग्रुप से नोटिफिकेशन आएगी, आपको और किसी ग्रुप से कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी। आपको एक एक करके 10-15 ग्रुप्स को जाके ऑफ नहीं करना पड़ेगा। वो बहुत प्रॉब्लमेटिक और तंग करता है मेरी नज़र। ओके, अब मुझे ये बता दें, जिस तरह व्हाट्सएप पे हम देखते हैं कि एक मैसेज अगर हम फॉरवर्ड करें 5 यूजर्स को कर सकते हैं, एक बात। दूसरा ये कि आप वो मैसेज डिलीट भी कर सकते हैं अगर गलती से हो गया है, गलती से घर का मैसेज बॉस को हो गया है या बॉस का मैसेज घर को हो गया है। ये फीचर है इसमें? बिल्कुल है। इसमें सबसे पहले है कि यार आप 12 घंटे तक अगर आपने किसी को गलती से मैसेज भेज दिया है, रात को आपको समझ नहीं लगी कि आपका गलत नंबर एंटर हो गया, तो आप 12 घंटे तक भेजा हुआ मैसेज वापस डिलीट कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपकी फॉरवर्ड की लिमिट भी 5 की है, ताकि आप एक वक्त में 5 से ज़्यादा लोगों को आगे फॉरवर्ड ना कर सकें। ओके, और डेटा यानी हम अगर मोबाइल से व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं या हम वेब से यूज़ कर रहे हैं तो वो डिफरेंस होता है। वहाँ से हम एक बड़ी जो वीडियो है, एक हाई क्वालिटी वीडियो या एक हैवी कंटेंट जो हम भेज सकते हैं, लेकिन मोबाइल से भेजने में दिक्कत होती है। इसमें क्या है? इसमें भी अभी हमारा वेब वर्जन लाइव नहीं हुआ। वेब वर्जन भी अनकरीब आपको मिल जाएगा। तो उसमें भी अभी आप सिर्फ फिलहाल जिस तरह पहले उनमें होता था पिछली ऐप्स में भी, तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ही भेज सकते हैं। अनकरीब आप वेब पे भी भेज सकेंगे। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। माजिद सादब मौजूद थे। ऐप से मुतालिक आप में तसल्ली से बता रहे थे, और ये ऐप इंस्टॉल कर लें भाई, सारे के सारे इंस्टॉल कर लें। व्हाट्सएप का तोड़ है। वैसे मैं शुक्रिया अदा कर चुका, लेकिन माजिद अगर आप साथ में एक सवाल मेरे माइंड में अभी आ गया तो मैंने कहा अगर साथ में मौजूद में पूछ लूँ, आप इजाजत दे रही हैं। मैं पूछना चाहता कि वो जो कंसर्न होता है कि हमारा डाटा कहीं और तो शेयर नहीं हो रहा, किसी और मुल्क के साथ कहीं और शेयर नहीं, तो ये कैसे इंश्योर कर रहे हैं कि डाटा शेयर नहीं होगा? ये आपने जो पॉइंट किया यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसकी वजह से हमने ये पूरा का पूरा कदम इतना बड़ा लिया। सही सवाल है ना माइंड में जो सब जी, कि आपका सबसे बड़ा मसला इस टाइम आजकल की दुनिया में डाटा प्राइवेसी है, और जितनी भी बड़ी नोन ऐप्स हैं अनफॉर्चुनेटली हम सब उसके ऊपर डिपेंडेंट हैं। वी हैव नो कंट्रोल ओवर इट, एंड सेकेंडली वी हैव नो अल्टरनेटिव टू इट। सो मकसद था कि सबसे पहले उसकी बनाई जाए और उसका डाटा हम खुद कंट्रोल करें, ना कि हम किसी और पे डिपेंडेंट हों। सो यही पर्पस था। इसके लिए हमने इसमें बहुत एडवांस लेवल इंक्रिप्शन डाली हैं, विच विल इंश्योर कि इसका डाटा कोई हैक ना कर सके, और अगर करे भी तो उसको कुछ उससे मिले ना। तो ये हमने इस पर सबसे पहले इंश्योर किया था कि इट हैज़ टू बी वेरी सिक्योर। तो ये बड़ा अच्छा। फिर उसके ऑन टॉप हमने मुख्तलिफ प्राइवेसी फीचर्स डाले जो कि हमारी घरों की औरतों के लिए ज़रा बेनिफिशियल होंगे। हमारी फैमिली में कुछ लोग ग्रुप मेंबर्स में ऐड हो जाते हैं, लोग छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि नाराज़ ना हो जाए, लेकिन हर वक्त उस मैसेज से तंग भी नहीं होना चाहते। तो इस तरह की हमने कुछ नई यूनिक फीचर्स डाली हैं जो अभी तक दुनिया में और किसी ऐप में नहीं है। तो सही है भाई, ये ऐप इंस्टॉल करें और खुद सीखें कौन कौन से इसमें फीचर है। कुछ समझना है तो माजिद को फोन कर लें। थैंक यू सो वेरी मच। माजिद साहब मौजूद थे। और जी जी कुछ कह रहे हैं आप? क्योंकि फॉर एग्जांपल आपको कोई दोस्त यार आपसे फ़ोन शरारत में ले लेता है, और वो जिस नाम लोकेशन आपकी प्राइवेसी है वो कहता है कि यार मैं खुद किसी से शरारत कर दूंगा, तो आप जाके अपनी ऐप लॉक भी कर सकते हैं। वो ऐसे कि आप अपनी आई शो यू ऑन द कैमरा, ओके, आप अपनी ऐप जो है ना यूं किसी को फ़ोन देने से पहले लॉक कर दें। अभी ऐप आपकी लॉक हो गई है। सो अब आपको वो दोस्त कोई भी शरारत करके आपकी प्राइवेसी, आपकी लोकेशन, आपकी पिक्चर नहीं कर सकता। इसकी चाबी सिर्फ आपके जब पास तक है। आप अपना पासवर्ड नहीं डालेंगे वापस, जो सिर्फ आपका पासवर्ड है, और आपका पासवर्ड सबको पता चल चुका है, डालेंगे किसी और के पास नहीं। हमारा तो अभी मैंने तो आपके लिए सिर्फ टेस्टिंग रखा है ताकि आपको टीवी पे दिखा सकूं। तो अपना सही पासवर्ड थोड़ी बताऊंगा। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। और इस ऐप को आप फौरन इंस्टॉल करके सीखें भाई, ये ऐप कितनी अच्छी और कितना अच्छा काम कर रही है। तो थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन।